अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। चल अब सारी बातें छोड़ और ये बता कि उस लड़की का क्या करना है जिस पर शहजादा साहब का दिल आया हुआ है। सारम ने बादल से पूछा, जो पिछले आधे घंटे से इधर उधर की बातें करके सारम का दिमाग खा रहा था। क्या मतलब क्या करना है? बस इसी हफ्ते उठवा लेते हैं उसको। बादल ने सारम को निहायत ही इत्मीनान से जवाब दिया और दूसरी तरफ वो सुनते ही भड़क उठा। क्या पागल वागल तो नहीं हो गया? दिमाग चल गया है क्या तेरा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सारम ने लताड़ा। हाँ, पागल हो गया हूँ। और क्या करूँ? कोई दूसरा रास्ता है क्या तेरे पास? बादल ने पूछा। तो अभी सोचते हैं ना, शायद कोई दूसरा इज्जत वाला रास्ता निकल आए, सारम ने कहा। हाँ, मैं बैठ के सोचता रहूं, बस अगले हफ्ते उसकी रुखसती है और मैं इतना पागल नहीं हूं कि उसको किसी और का होता हुआ देखता रहूं। इससे पहले ही मैं उसके होने वाले शौहर की जान ले लूंगा। बादल ने जज्बाती होकर कहा। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम मिलकर इस मामले का हल ढूंढते हैं, सारम ने कहा। ओके, अल्लाह हाफिज। बादल ने थक हार कर कॉल बंद कर दी और दोनों हाथों में अपना सर थाम कर बैठ गया। आजकल वो हकीकतन इस मामले को लेकर बहुत अपसेट था। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोगों को राह से भटका देती है और बुरे से बुरे लोगों को राह पर भी डाल देती है। बादल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जिंदगी में पहली दफ़ा उसके दिलो दिमाग में कोई लड़की समाई थी और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद पता चला था कि उसकी मंगनी उसी के किसी कज़न से तय पा चुकी है और अब महज एक हफ्ते बाद उसकी रुखसती है। अगर मम्मा पापा से सीधी तरह उसका रिश्ता लेकर जाने की बात करता तो वो कभी जिंदगी में भी ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर उसके घर नहीं जाते जिसकी अगले कुछ दिनों में शादी होने वाली है, बल्कि उल्टा उसी को डांट टिपट कर खामोश करवा दिया जाता। लेकिन वो अपने दिल का क्या करता जो आजकल किसी भी तरह सुकून में नहीं आ रहा था। तबीयत पर एक अजीब तरह की बेचैनी छाई रहती कि बस किसी न किसी तरह से माहीन को हासिल कर ले। आखिर इश्क जो कर बैठा था उससे, और ये किस तरह हो सकता था कि बादल अहमद को ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से इश्क हुआ हो और उसको भी वो किसी और का होने दे। माहिन सिर्फ उसकी थी और उसी की ज़िंदगी में आने वाली थी और ये सब कैसे होना था ये उसने सोच लिया था। अब बस अपने मंसूबे पर अमल करना था। ऐसा करना उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन खैर अब और क्या कर सकते थे। माहीन, जल्दी उठो, हमजा भाई आए हैं। रामीन भागती दौड़ती अपने और माहीन के मुश्तरका कमरे में आई और आते ही बेड पर चढ़कर माहीन को झंझोड़ के रख दिया। माहीन का आज बीए के फाइनल सेमेस्टर का लास्ट पेपर था, इसीलिए वो अपनी काफ़ी दिनों की थकन उतारने के लिए मज़े से गहरी नींद सो रही थी। रामीन की इतनी बुरी तरह से झंझोड़ कर उठाने से एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? जलजला आया है क्या? माहीन ने हवन्नों की तरह इधर उधर देखते हुए पूछा। अरे बहना, कोई जलजला वगैरह नहीं आया, तुम बस जल्दी से उठो, अपना मुंह सही करो, कपड़े बदलो और नीचे आ जाओ। नीचे खाला जान और हमसा भाई आए हुए हैं और अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, रामीन ने एक ही सांस में तफसीलन जवाब देते हुए कहा और जिस आंधी तूफान की तरह आई थी इसी तरह वापस लौट गई। हमजा का नाम सुनकर माहीन का गोरा चमकता दमकता चेहरा गुलाबी पड़ने लगा। फौरन बिस्तर छोड़कर उठी, चप्पल पहनकर वॉशरूम में घुस गई। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, कमरे में आकर वार्डरोब से अपना पिंक कलर का सूट निकाला, कपड़े तब्दील करके अपने लंबे घने सिल्की बालों में ब्रश फेरा और आधे बाल कैचर में जकड़कर कमरे से बाहर निकल आई। मेकअप के नाम पर एक लिपस्टिक तक ना लगाती थी और ना ही उसको मसनूई बनाव सिंगार की ज़रूरत थी। वो नीचे गई तो सबसे पहले किचन का रुख किया, जहाँ नसीमा मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम करने में मसरूफ़ थी। माहीन ने सब चीज़ों का सरसरी सा जायज़ा लिया। बीफ पुलाव, चिकन कोरमा, शामी कबाब, कोफ्ते और स्वीट डिश में गाजर का हलवा और केक तैयार रखे थे। अरे बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी से ड्राइंग रूम में जाएं, बेगम साहबा कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं। नसीबा ने उसको खड़ा देखा तो चीख पड़ी। माहीन कुछ नर्वस सी हो रही थी, हमजा का सामना करने में, इसीलिए इधर उधर चक्कर लगा रही थी। आखिरकार जैसे ही ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई, सबसे पहले उस पर हमजा की ही नज़र पड़ी। उसको देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अंदर दाखिल होकर माहीन ने बुलंद आवाज़ में मुश्तरका सलाम किया, जिसका खाला और हमजा ने गर्मजोशी से जवाब दिया और फिर खाला ने उसको अपने साथ लगाकर बिठा लिया। खाला के दूसरी तरफ हमजा बैठा था, जिसकी घूम घूम कर नज़रें माहीन की तरफ ही उठ रही थीं। वो माहीन को बहुत पसंद करता था और उसी के कहने पर उसकी अम्मी हमजा का रिश्ता लेकर माहीन के घर आई थीं। माहीन से वो पहले ही बहुत मोहब्बत करती थीं।
और अब तो अपने बेटे की पसंद जानकर कुछ ज्यादा ही अपनी अपनी सी लगने लगी थी। कुछ देर तक बातें हुई और फिर रामीन ने खाना लग जाने की इत्तला दी, जो उसने नसीबा के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। माहीन और रामीन दो ही बहनें थीं। रामीन माहीन से सिर्फ 1 साल छोटी थी। उम्र में ज़्यादा फर्क ना होने की वजह से दोनों में बेतकल्लुफ़ी भी बहुत थी। इनके वालिद मजहर यजवानी साहब की कुवैत में एक बचपन के दोस्त के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप थी। यजवानी साहब बाकायदगी से एक कसीर रकम हर माह अपनी बीवी बच्चों को भिजवाते रहते थे और कभी साल 1.5 साल में खुद भी चक्कर लगा लेते थे। माहीन का बीए का लास्ट पेपर भी हो चुका था और अब वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। घर में करने वाले सारे काम उसने अपने सर लिए थे और बाहर निकलने के सारे खौफजदा काम जैसे शॉपिंग वगैरह वो सब उसने रामीन और मामा के सुपुर्द कर दिए थे। रामीन माइक्रो बायोलॉजी की 3rd ईयर में थी। माहीन के बरअक्स रामीन थोड़ी शोख और चंचल सी लड़की थी, जबकि रामीन के चेहरे पर एक मासूमियत और भोलपन सा था। हसीन मुखड़े पर बड़ी बड़ी चमकदार भूरी आंखें, खूबसूरत सी नाक, गुलाबी होंठ, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबा कद, मुनासिब जिस्म, गर्ज के वो कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। इनकी माँ साइमा यजदानी ने दोनों बच्चों की बेहतरीन तरबियत की थी। दोनों लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी सिखाई थी। माहीन तो खाना पकाने की हद से ज़्यादा शौकीन थी। रोज़ किचन में घुसी नई नई डिशेस ट्राई करती रहती थी। हाँ, अब बोलो, क्या सोचा है तुमने? सारम ने बाजल से पूछा। मैं कुछ नहीं जानता यार, अगले हफ्ते उसकी शादी है और मैं किस तरह उसको किसी और के साथ रुखसत होता हुआ देख लूँ। बस यही आखिरी हल नज़र आ रहा है कि मैं उसको कहीं ले जाऊँ और उसके साथ निकाह कर लूँ। बाजल ने रोनी सूरत बनाकर कहा। इस वक्त उसके दिल की क्या हालत हो रही थी ये बस वही जानता था। शाम का वक्त था। अक्टूबर के अवाइल दिन थे। दोनों इस वक्त करीबी पार्क में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। और उसको अगवा करके बाद में रखोगे कहाँ? अपने घर तो ले जा नहीं सकते, वरना तुम्हारे अब्बा दोनों को ही उठाकर बाहर फेंकवा देंगे। सारम ने कहा। तेरा गुलशन वाला फ्लैट जो इतने दिन से खाली पड़ा है वहीं रखूंगा, और कहाँ? बादल ने करीब खेलते हुए बच्चों को देखकर जवाब दिया। क्या? सारम जोर से चीखा। क्यों, क्या हुआ? तेरे फ्लैट में रहने की जगह नहीं है क्या? बादल ने मासूमियत की हद करते हुए पूछा। इतने ही मासूम हो ना तुम जैसे, सारम ने चिढ़कर कहा। तो क्या बुराई है इसमें, और मैं कहाँ लेकर जाऊँ इसको? देखो, ये सब छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा रिस्क लेने की। कोई मसला वगैरह हो गया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। सारम ने उसको समझाने की कोशिश की। साफ बोल के मदद नहीं करना चाह रहा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, लेकिन माहीन को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो उठकर जाने लगा तो सारम ने रोक लिया। ज़्यादा मुँह लटका कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जान भी मांगो तो हाजिर कर दूंगा, ठीक है? जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे, बस तुम परेशान मत हो। सारम ने बाजल का कांधा थपथपाया। मामा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अलीशा के कुछ नोट्स मेरे पास रह गए थे, उसको वो वापस कर दूंगी और शादी का कार्ड भी दे दूंगी, वरना इसका घर तो बहुत ही दूर है। माहीन ने साइमा बेगम के पास बैठे हुए कहा, जो रामीन के सर पर तेल की मालिश कर रही थी। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यूं घूमती फिरोगी तो शादी वाले दिन फुटकार बरसेगी चेहरे से। रामीन ने उसको चिढ़ाया। अच्छा, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, माहीन ने मुंह बनाकर कहा। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आना, और अलीशा से कहना कि अपनी अम्मी को मेरा सलाम कह दे, और शादी में भी ज़रूर आए। साइमा बेगम बोली। ठीक है मम्मा, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो अपने ड्राइवर सैफ़ी बाबा के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ कि शादी कर लो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास होगा, मगर मजाल है जो तुम्हारे कानों में एक जूं भी रेंग जाए। आमना आफिंदी ने मौका देखकर बादल के कान खींचे। वो इस वक्त सोफे पर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटा मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ़ था और वो उसके बालों में हाथ फेर रही थी। हाँ मम्मा, कर लूँगा, आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी कर दूँगा, बादल मुस्कुराते हुए बोला, और निगाहें उस परिवेश का चेहरा आसमाया। अरे वाह, मतलब मैं तुम्हारे लिए लड़के यहाँ देखना शुरू कर दूँ? आमना खुशी से बोली। मम्मा, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, बस थोड़े दिन रुक जाएं, फिर बताऊंगा आपको सब। बादल ने कहा। क्या मतलब? अरे मेरी भोली माँ, कुछ नहीं, बस अभी शादी नहीं करनी मुझे। ऐसा कोई इरादा हुआ तो आपको ज़रूर बताऊंगा, बस थोड़े दिन और। बादल ने उठकर बैठते हुए आमना के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे। आमना बेटे के इस मोहब्बत भरे अंदाज पर निहाल ही हो जाती थी। अभी भी उन्होंने बादल के माथे पर बिखरे बाल समेटते हुए प्यार किया कि इतने में बादल के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखकर फौरन कॉल ओके की। हाँ बोलो, खैरियत? बादल ने सीधे होते हुए कहा और चंद लम्हे दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर बोला, ठीक है, मैं ठीक आधे घंटे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम भी वहीं पहुँचो। ओके, अल्लाह हाफिज़। बादल ने कॉल काटकर मोबाइल जेब में डाला। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना? आमना ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ मम्मा, बस एक इमरजेंसी हो गई है,
اس لیے مجھے ابھی جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے رات میں لیٹ آؤں، آپ کھانے پر میرا انتظار نہیں کریں گا؟ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، آمنہ نے کہا۔ بازل اجلت میں جیب میں گاڑی کی چابی ڈال کر باہر کی طرف چل دیا۔ بازل اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ آمنہ آفندی پھر کبھی ماں نہ بن سکیں۔ دونوں میاں بیوی کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن پھر اللہ کی مصلحت سمجھ کر دونوں نے صبر کر لیا۔ اب ان دونوں کی کل کائنات صرف اور صرف بازل احمد کے وجود سے وابستہ تھی۔ احمد آفندی بھی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتے تھے اور اس کی ہر جائز خواہش اس کے بولنے سے بھی پہلے پوری کر دیا کرتے تھے۔ اس بے انتہا محبت، بے جا لاڈ پیار اور اکلوتے پن کا احساس ہونے کے باوجود بازل کے مزاج میں خود پسندی اور ہٹ دھرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ انتہائی نرم دل، خوش اخلاق اور دھیمے مزاج کا بندہ تھا۔ دوستوں پہ جان دینے والا، ماں باپ کا فرما بردار، عورتوں کی عزت کرنے والا شخص تھا۔ یہ محض ایک اتفاقی ہوا تھا کہ ایک دن وہ اپنی یونیورسٹی گروپ کے ساتھ ماہین کی یونیورسٹی میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گیا تو وہاں اس کی نظر ماہین پر پڑی۔ پھر تو اس کی دنیا وہیں تھم کر رہ گئی۔ پہلی نظر میں ہونے والی محبت کیا ہوتی ہے یہ اس کو اس دن سمجھ آ گیا تھا۔ سارم کے ساتھ مل کر اس نے تھوڑی بہت چھان بین کروا لی تھی اور پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا سارم کے کوارٹر کے قریب ہی ایک دوسرے کوارٹر میں رہائشی بنگلہ ہے اور اس کی مختصر سی فیملی وہیں رہائش پذیر ہے۔ مزید معلومات کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی منگنی اس کے کزن سے ہوئی ہے۔ پھر تو بازل صاحب کے دل کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ نہ جانے کون کون سے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، سب ٹوٹ گئے، لیکن اس نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری، اور جو منصوبے اس نے سوچا وہ سراسر غلط تھا، بالکل اس کے مزاج کے برعکس۔ بازل نے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے والد احمد آفندی کے بزنس میں ہی ان کا ہاتھ بٹانے کو ترجیح دی تھی، لیکن وہ سیریس ہو کر اب تک اس فیصلے پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ کبھی دل کرتا تو آفس چلا جاتا، کبھی موڈ ہوتا تو دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیتا۔ جب ہی آمنہ آفندی اس کو شادی کے لیے فورس کر رہی تھیں کہ اس میں تھوڑا ذمہ داری کا احساس ہوگا اور گھر میں بھی کچھ رونق ہوگی، ابھی تو اتنا بڑا خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ چلے سیفی بابا، ماہی نے یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دور جا کر گاڑی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا اور وہیں بیچ سڑک پر رک گئی۔ کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی کیا؟ ماہین نے ڈرائیور سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، خراب نہیں ہوئی، میں بس پٹرول ڈلوانا بھول گیا، حالانکہ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یاد بھی تھا، سیفی بابا نے شرمندگی سے کہا۔ چلے کوئی بات نہیں، لیکن اب کیا کریں گے بیٹا؟ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پٹرول پمپ ہے، اگر تم اکیلے گھبراؤ نہیں تو میں لے آتا ہوں وہیں سے، سیفی بابا نے اس کی فکر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اکیلے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی تھی۔ ابھی اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سیفی صاحب ان کے وفادار ملازم تھے اور مظہر یزدانی نے ان کو سختی سے اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ وہ خالی بوتل لے کر پٹرول پمپ کی طرف چل پڑے اور ابھی ماہین سڑک پر گزرنے والے لوگوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور کھولا اور ماہین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے ماہین کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چند لمحوں کی کارروائی تھی اور بے ہوشی میں ڈوبنے سے پہلے جو اس نے آخری منظر اپنے سن ہوتے ہوئے دماغ سے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس شخص نے اس کے منہ پر رومال رکھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے دوڑا دی تھی۔ اس کے بعد ماہین کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ سارم نے بازل کو فون کر کے پوچھا۔ ابھی تو راستے میں ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، بازل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، اب تک تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بازل ڈرائیونگ کے دوران جواب دے رہا تھا۔ ظاہر ہے آخر تو نے بھی تو اتنا بڑا رسک لیا ہے، آسانی سے تو جان نہیں چھوٹنے والی، سارم نے اس کو خبردار کیا۔ جتنا بڑا رسک ہو، مجھے میری ماہین تو مل گئی نا، اور اب دیکھ لیں گے باقی سب کو بھی، بازل کے پختہ حوصلے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم فلیٹ پر پہنچو، میں ویٹ کر رہا ہوں، سارم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ماہین نے اپنی سوئی سوئی آنکھوں کو بامشکل کھولا تو دیکھا کہ وہ کسی بڑے سے کمرے میں ہے۔ ذہن ابھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا کہ اس کو یاد کرنے میں وقت لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے والا منظر جیسے ہی نگاہوں کے سامنے آیا، ماہین کے 14 طبق روشن ہو گئے، پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر کے ماحول کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ اس وقت وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ ماہین کے دماغ میں خود کو اغوا ہونے کا خیال آیا ہی تھا کہ اس نے پھوٹ پھوٹ کر بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی تو وہ بھی لاک تھا۔ اب تو ماہین کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اس نے زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔
माहिन ने रोते हुए चिल्लाकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। प्लीज़ खोलो, मुझे घर जाना है, मामा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए वो वहीं कालीन पर बैठ गई और घुटनों पर सर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अभी बमुश्किल 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि लॉक खुलने की आवाज़ आई। माहिन ने एक झटके से सर उठाया और खड़ी हो गई। अंदर आने वाला शख्स बाज़ल था। माहिन को गौर करने पर याद आया कि ये वही शख्स था जिसने उसको रुमाल सुंघाकर बेहोश किया था। कौन हो तुम? माहिन ने डरते हुए पूछा कि कहीं वो कोई खतरनाक गुंडा ना हो और माहिन की जान ही ना ले ले। मुझे छोड़ो और ये कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, अभी 1 घंटे बाद तुम्हारा निकाह है। बाज़ल ने सुर्ख कामदार जोड़ा बेड पर रखा था। माहिन इंतहाई शौक के आलम में घिरकर चंद लम्हों तक उसके अल्फाज पर गौर करती रही, जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। मगर मेरी तो शादी होने वाली है, मेरे कज़न से अगले हफ्ते मेरी शादी है, फिर मैं कैसे? माहीन के मुंह से बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा हुए थे और उसका जिस्म लरज़ रहा था। हाँ, शादी होने वाली है मगर हुई तो नहीं ना। अब जो मैं कह रहा हूँ वही करो और जाकर कपड़े बदलो, बाज़ल ने सख्त लहजे में कहा। कुछ नहीं करूँगी मैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, माहीन ने हलक के बल चिल्लाकर कहा। मत भूलो कि तुम मेरी दस्तरस में हो और मैं बगैर निकाह के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इज्जत के साथ निकाह करना चाहोगी या फिर बगैर निकाह के ही। बाज़ल जुमला अधूरा छोड़कर माहीन पर तासरात जांचने लगा। माहीन अधूरी बात का पूरा मतलब समझते हुए शदीद सदमे की कैफियत में घिरकर बाज़ल की शक्ल देखने लगी। बेअख्तियारी उसके आंसू बहने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए वो वहीं बैठ गई। बाज़ल ने माहीन को इस तरह रोते देखा तो उसका दिल पिसीज गया था, लेकिन फिर भी सख्ती अख्तियार किए रखा, क्योंकि ज़रा सी भी नरमी दिखाता तो यकीनन माहीन उसकी बात मानने से इनकार कर देती। आधा घंटा दे रहा हूँ तुम्हें, कपड़े बदल कर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसके बाद तलाफी का भी कोई हल नहीं बचेगा तुम्हारे पास, बाज़ल धमकी आमेज लहजे में बोला। माहीन ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसको देखा तो बाज़ल की गर्दन में एक गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। इस कमरे में ज़रूरत का हर सामान मौजूद है, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, फिर कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। इतना कहकर बाज़ल ने बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। माहीन फटी फटी निगाहों से इस जोड़े को देख रही थी जो उसकी मौत का सामान करने के लिए रखा था। माऊफ होते दिमाग के साथ इसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। नहीं करूँगी मैं ये निकाह, इसको जो करना है कर ले, मामा प्लीज़ मुझे बचा लें, ए अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा लें। माहीन ने ज़ारों की तार रोते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। इस लम्हे उसके अपने बाबा शिद्दत से याद आ रहे थे। वो पाकिस्तान में होते तो शायद उसको बचा लेते। पता नहीं मामा का क्या हाल हो रहा होगा। खाला जान को पता चलेगा कि वो किडनैप हो गई है तो वो क्या करेंगी, कहीं वो ये शादी ख़त्म ना कर दें। हमजा क्या सोचेंगे, तरह तरह की सोचें उसका मज़ीद दिमाग ख़राब कर रही थीं। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो इज़्ज़त के साथ निकाह कर ले या फिर दूसरा रास्ता था जिसके बाद वो सारी ज़िंदगी खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहती। उसको फ़ैसला करने में चंद ही सेकंड लगे थे और उसने फ़ैसला कर लिया था कि इसको क्या करना है। दरवाज़ा खुला तो काजी साहब एक लड़के के साथ अंदर दाखिल हुए। माहीन सुर्ख जोड़े में दुपट्टा सर के गिर्द मजबूती से लपेटकर सर झुकाए बेड पर बैठी थी। काजी साहब ने निकाहनामा उसके सामने रखा और उसके हाथ में पेन देकर उसे दस्तखत करने को बोला। पेन थामते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे और जिस्म होले होले लरज़ रहा था। बड़ी मुश्किलों से उसने साइन करते हुए अपनी ज़िंदगी का एक ख़तरनाक फ़ैसला किया था। उसकी शादी हो चुकी थी अपने माँ बाप की मौजूदगी के बगैर। उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ चुका था और उसके घर वालों को खबर तक ना थी कि उस पर किस क़यामत से वो गुजर रही है। काजी साहब साइन करवाकर बाहर निकल गए। सारम ने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब वो अकेली बैठी अपनी शादी का शोक मना रही थी, अपनी किस्मत के इतने सफाक फैसले पर आंसू बहा रही थी। यार बस कर दो, अब रुखसत भी कर दो इन सब लोगों को, बाज़ल ने बेचैन होते हुए सारम से कहा जो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा बातें बना रहा था। बाज़ल के निकाह के सारे इंतजामात सारम ने ही करवाए थे। काजी साहब से लेकर खाने तक का इंतज़ाम सारम ने ही किया था और अब निकाह पर आए अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें बिगाड़ रहा था। निकाह हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, शाम के 6 बज रहे थे और अब तक सब जमकर बैठे थे। जब बाज़ल से रहा नहीं गया तो उसने सारम को बुलाकर बिलाकर बोल ही दिया, जिसको सुनकर सारम हंस पड़ा। अच्छा, तो इसलिए तू इतनी देर से जले पैर की बिल्ली बनकर इधर से उधर चक्कर काट रहा था, पहले ही बोल देते, सारम ने कहा और फिर हर किसी तरह इन सबको भी रुखसत कर दिया। चलो अब मैं भी चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तुम दोनों खाना खा लेना, किचन में रखा है, भाभी भी पता नहीं कब से भूखी होंगी और फिर घर भी छोड़ना है इनको। सारम ने बाज़ल को हदायत की। थैंक्स यार, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, तेरा शुक्रगुजार रहूँगा सारी उम्र, बाज़ल ने जज्बाती होकर कहा। बस बस, ये फिल्मी डायलॉग भाभी के लिए संभाल कर रख, अभी एक बड़ा महाज सर करना है तुझे, भाभी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है।
سارم نے اس کو یاد دلایا تو وہ جھیمتا ہوا اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ پھر سارم نے اس کو دوبارہ گلے لگا کر نکاح کی مبارکباد دی اور فلیٹ کی چابیاں اس کے حوالے کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے ماہین کی کمر اکڑ چکی تھی۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر وہ سکڑ کر لیٹ گئی۔ نہ جانے اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیا اس نے صحیح فیصلہ لیا تھا؟ یہی سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ بازل روم میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی ڈرے سہمے ہوئے انداز میں بیڈ پر سمٹ کر لیٹی ہے۔ بازل آہستہ آہستہ سے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کی سائڈ آیا اور ماہین کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس کے آنے کی خبر تک نہ ہو سکی۔ بازل گہری نظروں سے ماہین کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتارتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ حسن سوگوار تھا لال دوپٹہ اس نے نماز کے سٹائل میں اپنے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھی بازل کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی، یا شاید بازل کو لگتی تھی، جبھی وہ کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر ایک انتہائی سخت قدم اٹھا چکا تھا۔ اب کم از کم اس کو یہ اطمینان تو تھا کہ وہ اس کے پاس تھی، اس کے بالکل قریب۔ اس کی نگاہوں کا اثر تھا کہ ماہین کی نیند ٹوٹ گئی، بلکہ ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو نظر اپنی حد سے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے بازل پر پڑی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ ماہین نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہا تھا، پریشان مت ہو۔ تم اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بازل نے نرمی سے بولا۔ آپ کون ہیں اور میرے ساتھ کیوں کیا یہ سب؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ ماہین اتنا پوچھ کر پھر سے رو پڑی۔ بازل تڑپ اٹھا تھا۔ ماہین میری بات سنو، میں سب بتاتا ہوں، بازل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ماہین کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر ہڑبڑائی ہوئی آواز میں چلا کر کہا۔ اوکے ریلیکس، نہیں ہاتھ لگاتا بس۔ بازل نے اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ماہین میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ آپ نے مجھے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر لیا، ماہین نے صدمے سے چور ہوتی آواز میں کہا۔ تو میں کیا کرتا ماہین؟ تمہاری شادی ہو رہی تھی کسی اور کے ساتھ، بازل نے غصے میں کہا۔ تو ہونے دیتے، آپ کون ہوتے آپ کو اتنی فکر ہو رہی ہے میری؟ ماہین نے چلا کر کہا۔ کیوں ہونے دیتا؟ اتنا پاگل نہیں ہوں میں، محبت کرتا ہوں تم سے، ایسے ہی کسی بھی فضول شخص کے ساتھ جانے دیتا تمہیں۔ بازل کو اب غصہ آنے لگا تھا، جبکہ ماہین کے منہ سے اپنے لیے محبت کا لفظ سن کر بھنچکا رہ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بازل کو اس بات کا کیا جواب دے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بازل نے ہی اس خاموشی کو توڑا تھا۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ مجھے نہیں کھانا، ماہین نے غصے میں کہا۔ بھلا یہ کیسی محبت تھی کہ کسی کی بے بسی ذات کو یوں مذاق کا نشانہ بنا دیا جائے، یا پھر کبھی کسی کے منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑے، کسی کو یوں دنیا بھر کی نظروں میں تماشا بنا دیا جائے؟ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ ماہین کو اس کی بات کا ذرا بھی یقین نہ آیا تھا۔ ماہین تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، مجھے بھی سخت بھوک لگ رہی ہے، اٹھو کھانا کھاؤ باہر جا کر۔ بازل نے کہا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور بس۔ ماہین کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ بازل نے چند لمحے اس کو دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، اور ماہین دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی اور سوچوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ بازل نے کچن میں آ کر مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا اور پلیٹس میں نکال کر کمرے میں آ گیا جہاں ماہین گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کو آتے دیکھ کر ماہین سیدھی ہو بیٹھی۔ بازل نے اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا درمیان میں رکھا۔ شروع کرو، بازل نے کہا۔ میں نے کہا تھا مجھے نہیں کھانا، ماہین نے کہتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب تم خود کھاؤ گی یا میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں؟ بازل کا اتنا کہنا تھا کہ ماہین کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ بازل اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ بالآخر بازل نے نوالا توڑا اور ماہین کے منہ کی طرف لے گیا۔ کھاؤ، شاباش۔ ماہین بچوں سے روتی رہی۔ ماہین بس کرو یار، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ اب تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو یہ سارا کھانا اٹھا کر میں دیوار پر ماروں گا، بازل کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے اب ماہین کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے، جیسے غصے میں چیخا تھا۔ ماہین سہم کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن آنسو ابھی بھی رواں تھے۔ بازل پھر نوالا اس کے منہ کی طرف لے گیا تو اس نے خاموشی سے کھا لیا۔ بازل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ اس نے خود بھی پیٹ بھر کر کھایا اور ماہین کو بھی زبردستی کھلایا۔ کھانا کھانے کے دوران ماہین کو احساس ہوا تھا کہ وہ شدید بھوکی تھی اور صبح سے واقعی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 10-11 بجے کے قریب وہ صرف ایک ٹوسٹ اور چائے پی کر یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ بازل برتن کچن میں رکھ کر واپس روم میں آ گیا تھا۔ اس کی نظر ماہین کے سرخ عروسی جوڑے پر گئی جس میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بازل کے دل میں یہ اختیار خواہش نے سر اٹھایا۔ آخر وہ اب شرعی اور قانونی اعتبار سے اس کی بیوی، اس کی ملکیت تھی۔ وہ اس پر، اس کے وجود پر حق رکھتا تھا اور تھی بھی اس کے اتنے نزدیک۔ سچ کہتے ہیں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں، دلوں کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اور بازل تو پہلے سے ہی ماہین کے عشق میں گرفتار تھا۔ مجھے گھر جانا ہے،
माहिन ने बादल को अपनी तरफ मोहब्बत से देखता पाकर मुतवज्जो किया। वो बादल की निगाहों से घबरा गई थी। जाना जरूरी है क्या? बादल ने जज्बात से चूर लहजे में कहा। माहिन का सर इस बात में हिल गया तो वो गहरी सांस भर कर रह गया। ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, थोड़ी देर में चलेंगे। बादल के लिए फिलहाल यही बेहतर था कि अभी वो माहिन को उसके घर छोड़ दे, क्योंकि वो मम्मा पापा से ज़्यादा बहाना नहीं बना सकता था और माहिन को भी अकेले यहाँ नहीं छोड़ के जा सकता था। माहिन फौरन कपड़े चेंज करने चली गई। जैसे ही वो अपने कपड़े पहनकर बाहर निकली, बादल ने उसको बैठने का इशारा किया। वो बेड की साइड पर टिक कर बैठ गई। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी बीवी हो अब। बादल ने बात की शुरुआत की। माहिन सर हिलाकर रह गई। भला ये भी कोई बोलने वाली बात थी? उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग चुकी थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। याद रखना, अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें रुखसत करवा कर अपने घर ले आऊँगा। वैसे भी अब मुझसे ज़्यादा दिन सब्र नहीं हो सकेगा। बादल ने दिलचस्प सी निगाहों से उसके दिल का सुरापे पर डालते हुए कहा। माहिन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त कर गई। और ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि घर जाने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना जिस तरह अभी उठाकर लाया हूँ दोबारा भी उठाकर ला सकता हूँ, और फिर अपनी जिद छोड़ूंगा नहीं। आफ्टर ऑल मेरी बीवी हो, हक रखता हूँ तुम पर। माहिन खामोशी से सर झुकाकर उसकी सारी हदायतें सुनती चली गई, जैसे इस पर कोई फर्क ना पड़ता हो। अभी तो उसको बस घर जाने की जल्दी थी। बादल ने कुछ देर उसको देखा और फिर दोबारा गोया हुआ। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी गाड़ी में पड़ा था, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। जब भी कॉल करूँ तो बात जरूर करना, वरना तुम्हारे घर आकर तुमसे मुलाकात करूंगा, बादल ने धमकीदार लहजे में कहा था। चलो अब, वो बोलता हुआ खड़ा हुआ। माहिन किसी रोबोट की माने उसके पीछे चल पड़ी। माहिन ने इसी में आफिया जानी थी कि अभी खामोश रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इस शख्स का दिमाग घूम जाए और वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। बादल ने माहिन को उसके घर के आगे छोड़ दिया। माहिन की गाड़ी वो पहले ही सारम के हाथ उसके घर पर पहुंचा चुका था। सारम ने गाड़ी की चाबी गेट के आगे निहायत राजदारी से खड़ी की थी। अब बादल अपनी गाड़ी में माहिन को उसके घर छोड़ने आया था और जैसे ही माहिन गेट के अंदर कदम रखा, वो अपनी गाड़ी जुन से भगा ले गया और गाड़ी भी इस तरह साइड पर लगाई थी कि चौकीदार की नज़रों में ना आ सके। माहिन ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा तो महसूस हुआ जैसे नामालूम कितनी सदियां दरमियान में आ गई हों। सामने लाउंज में मामा बैठी रो रही थीं और रामीन बराबर में बैठी उनको चुप करवा रही थी। सबसे पहले नसीबा की नज़र उस पर पड़ी तो खुशी से चिल्ला उठी थी, अरे माहिन बीबी वापस आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर माहिन ने शौक के आलम में सर उठाया और माहिन भागती हुई अपनी मामा से लिपट गई और तड़प तड़प कर रो पड़ी। माहिन मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ है, कहाँ थी तुम? मामा ने बेसब्री से पूछा, लेकिन माहिन अपनी माँ के सीने में छुपकर हिचकियों से रो रही थी। माहिन चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह रोने से मामा और माहिन को रोता देखकर रामीन भी अपने आंसू जब्त करने में लगी थी, वरना इन दोनों को कौन चुप करवाता। वो माहिन से ज़्यादा हौसलामंद थी। मजहर याजवानी साहब को कल परसों तक पाकिस्तान आ जाना था। शादी के कुछ ज़रूरी इंतजामात उनके ज़िम्मा थे, बाकी तो सारा काम साइमा बेगम ने मुलाजमों से करवा लिया था। रुपए पैसों की कमी न थी। साइमा बेगम ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए अभी तक मजहर याजवानी साहब को कॉल नहीं की थी, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। ज़रा सी भी टेंशन उनके लिए मसला बन सकती थी। अब जबकि माहिन घर आ गई थी तो उन्होंने सोचा था कि अपने शौहर के पाकिस्तान आने के बाद वो सारा मामला उनके गोश गुजार कर देंगी। साइमा बेगम के इसरार पर माहिन ने इनको रो रो कर पूरी कहानी सुना दी थी, जिसे सुनकर उनको शदीद धचका लगा था। रामीन का भी सदमे की कैफियत से बुरा हाल था। साइमा बेगम सोच रही थी कि अब सारा को किस तरह शादी के लिए इनकार करें। खानदान वालों को क्या बोलेंगे कि शादी क्यों ख़त्म हो गई। अब तो सब जगह कार्ड्स भी बट चुके थे। इस हफ्ते से रिश्तेदारों ने आना शुरू कर देना था। वो कैसे अकेले सब संभालेंगी। दूसरी तरफ माहिन पर अलग क़यामत गुजर चुकी थी। इन्हीं सोचों ने उनको परेशान करके रख दिया था। माहिन रात में सोने के लिए लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं जब बाबा को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। बाबा कल दोपहर की फ़्लाइट से वापस आ रहे हैं। मामा किस तरह बताएंगी उनको मैं क्या करूंगी अब? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? इस वाक़ये को 2 दिन गुजर चुके थे। माहिन फिर से अपने ऊपर गुजरे वाक़ये को याद करके रोने लगी। इतने में उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ और उसने उठाकर देखा तो स्क्रीन पर बादल कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। ये उस दिन के बाद पहली दफ़ा हुआ था कि वो उसको कॉल कर रहा था, वो भी रात के 1 बजे। उसका दिल चाहा कि कॉल काट दे, लेकिन फिर उसकी धमकी याद आई। उसने अपने आंसू पोंछकर कॉल ओके की। क्यों फ़ोन किया है? माहिन आहिस्ता से बोली। इससे कुछ फासले पर रामीन गहरी नींद सो रही थी। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनकर बादल चौंक गया। माहिन तुम रो रही थी? मेरी फिक्र मत करें, आप बताएं क्यों फ़ोन किया है मुझे? माहिन दबे दबे लहजे में गुस्से से बोली, पहले तुम बताओ तुम रो क्यों रही हो? बादल ने इसरार किया। आप क्या समझते हैं आपने मुझे जितनी अजियत दी है उसके बाद मैं खुशियाँ मनाऊंगी? माहिन की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे माफ़ कर दो माहिन, मैं मजबूर था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास।
बादल ने थके हुए लहजे में कहा। मजबूरी, ये कहें कि अपनी अना की तस्कीन की खातिर आपने किसी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। माहीन घुटे घुटे लहजे में बोली। माहीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रही हो तुम? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बादल तड़प उठा था। माहीन ने उसकी सच्ची मोहब्बत के जज्बे को गलत करार दे दिया था। ऐसी होती है मोहब्बत, माहीन ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गई ताकि रामीन की नींद डिस्टर्ब ना हो। ऐसी ही होती है माहीन, अगर ये मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें यूं इतनी आसानी से वापस ना जाने देता, बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे वजूद का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता। बल्कि मेरी जगह कोई भी होता तो वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ता। मगर मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई माहीन कि मैं लोगों की इज्जतों के साथ खेलता फिरूं। खुदा, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती या तुम्हारी कज़न के साथ शादी ना हो रही होती तो मैं कहीं इतना बड़ा कदम ना उठाता। मैं मानता हूँ मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा तो करके देखो। बादल थके लहजे में कहता चला गया और माही दम साधे सुनती चली गई और आंसू उसकी आंखों से रवां होते रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बोलती भी क्या, कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मजहर यजदानी आज दोपहर की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ चुके थे। साहिमा बेगम ने बामुश्किल पूरा सानिया इनके गोश गुजार कर दिया था, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब जल्द अज जल्द आने वाले वक्त के बारे में सोचना था। शादी की मेहमान आजकल में आने वाले थे। ये सब सुनकर मजहर यजदानी का बीपी शूट कर गया था, मगर बर वक्त भी इमदाद मिलने से उनकी तबीयत संभल चुकी थी। उनको धचका सा लगा था कि उनकी बेटी पर क़यामत टूट पड़ी और वो कुवैत में बैठे अपना बिजनेस संभालते रहे। काश वो कुछ दिन पहले वापस आ जाते तो हो सकता था कि वो इस सब से बच जाती। उन्होंने सैफी पापा की भी खूब खबर ली थी कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी माहीन को अकेला क्यों छोड़ा। अब आगे का क्या सोचेंगे, क्या करना है, सारे कोई इस बात की भनक तक नहीं पड़ी कि उसको कैसे बताऊंगी मैं। साइमा बेगम इंतहाई परेशानी के आलम में बोली, उस नामुराद लड़के के बारे में कुछ पता है तो नहीं? हम वरना खुला का केस दायर करवा लेते। मजहर साहब ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसने कानूनी और शरई तौर पर निकाह किया है माहीन से, कोई मंगनी की रस्म नहीं की जो हम इतनी आसानी से ख़त्म करवा लें। तलाक के बाद इद्दत भी पूरी करनी होती है और शादी बस थोड़े दिन में ही है। अब सारा को हकीकत बताने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास, और जो पूरे ख़ानदान में बदनामी होगी वो अलग। कहीं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस शख्स ने हमें। साइमा बेगम दिल का गुबार निकालती रही। मजहर यजदानी और साइमा बेगम सारा के घर गए और इनको मुख्तसरन सारी कार्रवाई बताई और नहायत शर्मिंदगी से कोई कसूर ना होने के बावजूद उनसे माफ़ी मांगी। सारा साइमा बेगम की सगी बहन नहीं, इसलिए असल बात ख़ानदान वालों से छुपाई जा सकती थी और उनसे फ़िलहाल कोई ना कोई बहाना भी बनाया जा सकता था। सारा ने साइमा बेगम का दर्द समझते हुए उनको तसल्ली दी। अलबत्ता हमजा उस लड़के की वजह से गुस्से में भरा हुआ पागल हो रहा था, तो सारा ने बहुत मुश्किलों से उसको समझाया था कि अब कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर पोशीदा होती है, जिसको हम अपनी कम अक्ली से समझ नहीं पाते। माहीन, मेरी बच्ची क्या हालत बना लिया तुमने अपनी। साइमा बेगम माहीन के कमरे में आकर बेड पर उसके पास ही बैठ गई, जो बेड पर लेटकर छत को घूरती हुई ना जाने किन सोचों में गुम थी। कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। माहीन ने तकिए पर से सर उठाकर मामा की गोद में सर रख दिया। साइमा बेगम प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कहाँ ठीक हो तुम? तुमने अपनी हालत देखी है? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें यूं कमरे में बंद पड़े हुए, न हंसती हो न बोलती हो, न कहीं सैर व तफरी को बाहर निकलती हो। साइमा बेगम ने उसे घूरा। हाँ मामा, मैं फिर से बाहर सैर व तफरी के लिए जाऊँ ताकि मेरे साथ जो होना रह गया है वो भी हो जाए, माहीन ने खुद अपना मजाक उड़ाते हुए कहा। ये बात साइमा बेगम के दिल को लगी थी, मगर बज़ाहिर उससे देखते हुए बोली, कुछ नहीं होने लगा तुम्हारे साथ। पता है रामीन कितनी अपसेट हो तुम्हारी वजह से, इसको तुम्हारा दिमाग खाने की इतनी आदत हो गई है। अब तुम कुछ बोलती नहीं हो तो वो परेशान रहने लगी है। तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे मसले को लेकर अलग फिक्रमंद हैं, वो भी तुम्हारी तरह बस अपने कमरे के होकर रह गए हैं। साइमा बेगम ने कहा। तो मैं क्या करूँ मामा, मुझसे कुछ भी नहीं होता अब। माहीन के आंसू निकलकर मामा की गोद में जज्ब होने लगे। माहीन, उस लड़के का फ़ोन आता है तुम्हारे पास? साइमा बेगम एकदम से याद आने पर पूछने लगी। सिर्फ एक दफ़ा फ़ोन किया था उसने, फिर नहीं आया, माहीन ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि उसका नंबर दे दो, तुम्हारे बाबा खुद उससे साफ और दो टोक बात करेंगे, आखिर वो चाहता क्या है। मामा कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है मामा। माहीन के दिमाग में बादल की उस दिन की बातें गूंजने लगीं जो उसने माहीन से फ़ोन पर कही थी। मामा एक बात पूछूं? बादल ने मौका देखते हुए बात शुरू की। हाँ बोलो मेरी जान, आप मेरी शादी करना चाहती हैं ना? बादल ने पूछा। हाँ, तो क्या तुम शादी के लिए राज़ी हो गए हो? आमना ने खुश होते हुए पूछा। बस यही समझ में, लेकिन एक शर्त है। बादल ने संभल कर कहा। हाँ बोलो बेटा, क्या शर्त? मैं जिस लड़की का आपको बताऊंगा, आप उसी के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी, बस, और इसके अलावा कहीं नहीं। बादल एहतियात से बात कर रहा था क्योंकि वो अपनी किसी हरकत और फिलहाल माँ के सामने बयान करने की हिम्मत नहीं रखता था।
ओहो, तो मतलब अंदर के अंदर ये खिचड़ी पक रही है और माँ को खबर ही नहीं, मम्मा ने मसनूई गुस्से से बादल को घूरते हुए कहा। खिचड़ी नहीं मम्मा, बस ऐसे ही अच्छी लगती है वो। बादल ने एक जवाब दिया। मुझे बताओ कौन लड़की है, कैसी है, कहाँ रहती है। आमना को यकीन था कि इनके बेटे की पसंद कोई मामूली नहीं हो सकती थी। बस आप खुद जाकर देख लीजिएगा, मैं आपको उसका एड्रेस दे दूंगा, आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाइएगा और उनसे जल्द शादी करने पर इसरार करिएगा। बादल के अंदर एकदम से बेचैनी सरायत कर गई थी। अरे अरे, क्या हो गया है, किस बात की जल्दी है। अभी तो मैं रिश्ता लेकर भी नहीं गई, लड़की को देखा तक नहीं, और तुम्हें शादी की पड़ गई। आमना हैरान हो रही थी कि कहाँ तो ये शादी के नाम से ही भागता था, और अब जब मान भी गया तो हथेली पर सरसों जमा कर बैठ गया। जी मम्मा, बस वैसे ही। बादल कान खुजाते हुए उठकर मम्मा के कमरे से बाहर चला गया और आमना बेगम मुस्कुराकर रह गई। अपने कमरे में आकर वो बेड पर लेटा और सारम को कॉल मिलाई। हाँ बेटा, कैसे याद कर लिया हम गरीबों को। सारम छूटते ही शिकायतों की पटारी खोलकर बैठ गया। तंजिया, तंज बंद करो अपने और मेरी बात सुन। बादल ने कहा। हाँ बोलो, सब खैरियत है। सारम चौंका। हाँ खैरियत ही है, मुझे शादी करनी है। बादल ने कोई बात ही अनोखी बात बोली जिस पर सारम अच्छा खासा तब कर रह गया। माशाल्लाह, क्या कहने आपको शादी करनी है तो उस दिन आपने कौन से चने बेचे थे माहिन को अगवा करके। सारम ने तंज मारा। मेरा मतलब मुझे रुखसती करनी है, उस दिन तो सिर्फ निकाह किया था। तो मैं क्या करूं? बादल ने अपना सर पीट लिया। दफा हो जा, क्या करूं के बच्चे, एक तो आसान लफ्जों में कोई बात समझ ही नहीं आती तेरे। मुझे बता मैं क्या करूं अब, माहिन से इतने दिन से अब आगे सब कुछ कैसे हैंडल करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बादल ने परेशानी से कहा। तुमने आंटी को नहीं बताया अब तक? सारम ने सीरियस होकर पूछा। नहीं, हिम्मत नहीं हुई, बस ये कहा है कि आपको एक लड़की के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना है। बादल ने जवाब दिया। फिर क्या कहा उन्होंने? उनका क्या कहना है, वो तो तैयार बैठी है मेरी शादी करने के लिए। फर्ज करो अगर वो रिश्ता लेकर चली भी जाती हैं तो माहिन के माँ बाप तो कभी भी हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि माहिन का निकाह हो चुका है और ये उनको पता भी नहीं कि किसके साथ हुआ है। फिर क्या करोगे तुम? सारम ने उसको हालात से आगाह किया। वही तो पूछने के लिए फ़ोन किया है तुमको। मेरा ख्याल है कि तुम माहिन को इत्तेमाद में लेकर समझाओ कि वो अपने माँ बाप को मनाकर उनको इस रिश्ते के लिए राज़ी करे। सारम ने मशवरा दिया। पागल हो गया, वो तो खुद मेरे खिलाफ है, वो क्यों मनाएगी अपने अम्मा अब्बा को? बादल ने भड़कते हुए कहा। तो फिर क्या करोगे तुम? तुम्हारे अम्मा अब्बा जान तो मार देंगे तुम्हें अगर उनको हकीकत पता चलेगी तो तुम क्या समझ रहे हो, माहिन के अम्मा अब्बा मुझे शराफत से दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, छोड़ेंगे तो वो भी नहीं। बादल ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे तू कह रहा हो कि तुम माहिन से बात करो पहले, वो किस तरह समझा देगी उनको? उनकी बेटी का निकाह हो चुका है, कोई मामूली बात नहीं है, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। सारम एक तरह से ठीक कह रहा था। माहिन से बात करने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैं देखता हूँ। बादल ने गहरी सांस भरकर फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर यूं ही चित लेटा रहा और फिर माहिन को कॉल मिलाई। माहिन ने थोड़ी देर में कॉल रिसीव कर ली। हेलो। माहिन की मासूमियत भरी आवाज़ सुनाई दी तो दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा। कैसी हो माहिन? बादल ने पूछा। मैं जैसी भी हूँ, आपको क्या मसला है? माहिन गुस्से में बोली। मसला कोई क्यों नहीं होगा, बीवी हो मेरी, इतना तो हक रखता ही हूँ। बादल ने जवाब दिया। फ़ोन क्यों किया है? माहिन ने बेजारियत से पूछा। मिलना है तुमसे कल, लेकिन मुझे नहीं मिलना आपसे। माहिन, तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अभी इसी वक्त। बादल ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मुझे कोई परवाह नहीं। माहिन ने कहकर कॉल काट दी। रात के 12:30 बज रहे थे। रामीन बराबर में लेटी बेफिक्री की नींद सो रही थी। माहिन ने उसको रश्क भरी नज़रों से देखा। एक वही थी जिसकी नींदें उड़ चुकी थीं। ना दिन को सुकून था और ना रात को। माहिन आंखें बंद करके लेटी बादल के बारे में सोच रही थी कि ना जाने उसने अब क्यों बुलाया है मिलने के लिए, अब भी कुछ करने को रह गया था क्या? यही सोच रही थी कि कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। माहिन उठकर दरवाजे तक गई, शायद मामा को कोई बात करनी हो। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने मौजूद शख्स को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। उसने ज़ोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसी पल उस शख्स ने माहिन के मुंह पर हाथ रखकर उसको बाहर की तरफ घसीटा और उसके पीछे दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। वो फटी आंखों से उस शख्स का चेहरा देखती रही। वो एक हाथ उसके मुंह पर जमाए दूसरे हाथ से उसकी कमर के गिर्द हल्का बनाता हुआ ऊपर छत की सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा। ऊपर पहुंचकर बादल ने माहिन के मुंह पर से हाथ हटाया तो फिर उसकी सांसें कुछ बहाल हुई। जल्दी जल्दी गहरी सांसें लीं और शदीद सख्ते के आलम में बादल का मुंह तकने लगी। कैसी हो? बादल ने ये बात शुरू की। आप यहाँ कैसे? माहिन का गला खुश्क हो चुका था। मैंने कहा था कि तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। माहिन ने शायद इसकी बात इग्नोर कर दी थी, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो रात के इस पहर चोरों की तरह उसके घर में भी घुस सकता है। माहिन साकित खड़ी थी, जबकि बादल जी भरकर उसके चेहरे को अपनी निगाहों में जज्ब कर रहा था। गुलाबी चेहरे, लरसती घनेरी पलकें, लंबे बाल जो इस वक्त ढीले ढाले जूड़े में मुकीद थे, और चंद लटें
चेहरे के दोनों तरफ बिखरी हुई थीं। लाइट ग्रीन कॉटन के शलवार कमीज में मलबूस, जिसका दुपट्टा एक शाने पर झूल रहा था, और इस अफरा तफरी में दुपट्टा सर पर लेने का होश भी ना रहा था। नाजुक सा मोमी बदन कयामत ढा रहा था। अचानक माहीन का ध्यान अपने हुलिये पर गया और उसने जल्दी से दुपट्टा फैलाकर सर पर लिया और फिर शानों के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया। बादल माहीन की इस हरकत से खासा महफूज हुआ था। शरारती आंखों में चमक सी आ गई थी। शर्माना नहीं, शौहर हूँ तुम्हारा। माहीन की घबराहट बादल को लुत्फ दे रही थी। अक्टूबर के महीने का इख्तिताम चल रहा था। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी। रात के 1 बजे छत के इस अंधेरे में बादल माहीन के चेहरे पर नजरें गाड़े खड़ा था कि माहीन के रुई जैसे गालों पर चमक सी उभरी। गौर करने पर अंदाजा हुआ कि वो आंसू बहाए बेआवाज आंसू बहा रही है। बादल के दिल की तो दुनिया ही दरम भरम हो गई। माहीन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, किस बात पर परेशान हो क्या? बादल ने माहीन के दोनों शानों पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। माहीन ने एक झटके से उसके हाथ हटाए। माहीन, मेरी वजह से परेशान हो ना तुम? यार प्लीज़ तुम टेंशन ना लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें, तुम यकीन करो मुझ पर। बादल उसको चुप करवाने में लगा था। मैं क्या करूँगी अब? आपने क्यों किया ऐसा? मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। माहीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। बादल ने अब आंसू नहीं पहुंचे, उसको रोता हुआ देखता रहा। शायद जिंदगी का अजियत भरा लम्हा था महबूब की आंखों में आंसू देखना, और महबूब भी ऐसा जिसके रोने का बहाना चाहिए बस। मुझे माफ़ कर दो माहीन, प्लीज़, बादल ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, और उस वक्त शदीद कर्ब से बादल की आंखें भी भीगने लगी थीं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था यारा, बहुत चाहने लगा था तुम्हें। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझे माफ़ कर दो माहीन, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, यकीन करो मेरी बात का। शदीद ज़ब्त के आलम में बादल की आंखें सुर्ख होने लगीं। माहीन हैरत से इस 6.5 फुट कद वाले इंसान को अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ दिख रही थी। वो तो वैसे ही इतनी हसास और दूसरों की तकलीफ़ों पर आंसू बहाने वाली, और फिर बादल तो उसका शौहर था। निकाह भले ही जिन हालात में हुआ हो, लेकिन उसके चंद बोलों में ही बहुत ताकत होती है। चंद लम्हे लगते कि 2 अजनबी इंसान एक दूसरे की ज़िंदगी बन जाते हैं। आप जाएं यहाँ से। रामी की आंख खुलेगी तो मुझे कमरे में ना पाकर परेशान हो जाएगी। माहीन ने अपने आंसू पोंछकर कहा। बादल ने अपने अंदर तमानियत का एहसास उतरते महसूस किया। शायद माहीन के दिल में इसके लिए कुछ जगह बन गई थी, और बादल को यकीन था कि ये बर्फ की दीवार आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन पिघल जाएगी ज़रूर। बादल ने अपने दोनों हाथ नीचे गिराए और माहीन को देखते हुए कहने लगा, माहीन, मुझे बात करनी थी तुमसे। क्या बात? माहीन ने बेबसी से उसे पूछा। मैं शादी करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी मुमकिन हो। तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा अगर मैं तुम्हारा रिश्ता भेजूं तो? बादल ने मोहतात होकर पूछा। माहीन ने बादल को की आंखों में देखा। वो आपसे खुला का मुतालबा करेंगे, माहीन ने जवाब दिया, जिसे सुनकर बादल के सही मानों में होश उड़ गए। दिमाग चकरा कर रह गया। व्हाट? माहीन, ये क्या कह रही हो तुम? बादल ने शौक के आलम में पूछा। तो आप क्या समझ रहे हैं जो हरकत आपने की उसके बदले आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे? माहीन ने तंजिया कहा। माहीन, मैंने तुम्हें यूं छोड़ने के लिए तुमसे निकाह नहीं किया था, समझ आई बात? बादल ने शदीद गुस्से में कहा। मेरी बीवी हो तुम, मेरे निकाह में हो, मरकर भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा, याद रखना मेरी ये बात। बादल ने उंगली उठाकर माहीन को वार्निंग दी। खुला वाली बात ने बादल का अच्छा खासा मीटर घुमा कर रख दिया था। तो फिर क्या करेंगे आप? उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें, बता देना अपने अम्मा अब्बा को। शराफत से तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दें, वरना इस दफ़ा तुम्हें लेकर गया तो वापस नहीं भेजूंगा। बादल ने माहीन को जताते हुए कहा। बातों में उलझकर दोनों को ही एहसास नहीं हो रहा था कि वो लोग रात के इस पहर इतनी तारीकी में यूं छत पर खड़े एक दूसरे से महवे गुफ्तगू हैं। बादल की बात पर माहीन गैर इरादी तौर पर उसका चेहरा तकने लगी। माहीन, मेरी नज़र उतार दो अगर इतना ही खूबसूरत लग रहा हूँ तो, बादल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, और उसका इतना कहना था कि माहीन इतनी बुरी तरह शर्मिंदा हुई कि सर झुकाकर ज़मीन को घूरने लगी। उसके मासूम से अंदाज को देखकर बादल का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसका बस नहीं चल रहा था माहीन को अपने सीने से लगा ले। चंद लम्हे फिर यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। बादल के लिए मरहला आसान होता जा रहा था। वो माहीन को मना सकता था अपनी मोहब्बत की ताकत से। माहीन भी इतनी कोई अकड़ मिजाज और बदतमीज़ लड़की नहीं थी। वो तो बहुत भोली और मासूम थी, प्यार के चंद लफ्ज़ों में बह जाने वाली। बादल ने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग ली थी, शायद किसी तरह माहीन का दिल उसके लिए साफ हो जाए। आप जाएं, कोई आ जाएगा यहाँ, माहीन ने बादल की नज़रों से घबरा कर कहा। अपने मम्मा पापा को भेजूंगा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर, उनको मैंने अब तक कुछ नहीं बताया और फिलहाल बताने का इरादा भी नहीं है। तुम अपने घर में बता देना कि तुम्हें मेरे साथ ही रुखसत होना है, वरना मैं खुद तुम्हारे वालिद साहब से मुलाकात कर लूँगा, ठीक है? बादल ने माहीन से पूछा, लेकिन वो यूं ही खामोश खड़ी रही। माहीन, तुम टेंशन मत लेना किसी बात की, मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस ये बात याद रखना, भले तुम्हारे घर वाले मेरी जान लेने के दर पे हो जाएं। वो उसको समझा रहा था। और आइंदा मेरी बात सुने बगैर मेरी कॉल मत काटना, वरना तुम्हारे पास आ जाऊंगा इसी तरह। बादल ने उसको डराना चाहा।
माहीन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। एक लंबा चौड़ा शानदार मर्द। कुदरत ने उसके नसीब में लिखा था। हमजा तो उसके पासिंग भी नहीं था, जबकि बाज़ल बहुत ही ज़्यादा वजीह शक्ल सूरत का मालिक था। शरारती आंखों में सुर्ख सफ़ेद रंगत, कसरती जिस्म, भूरे बाल हवा से उड़कर माथे पर बिखरे हुए थे। अचानक बाज़ल उसके करीब आया और अपने लब माहीन के माथे पर रखकर बोसा दिया। लम्हे की कार्रवाई थी। माहीन को संभलने का मौका तक ना मिला और उसने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा। किसी ने देख तो ना लिया हो, लेकिन हर तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा था। माहीन ने बाज़ल को गुस्से से घूरा तो बाज़ल उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ा। क्या हो गया? इतनी भी कोई अनहोनी हरकत नहीं की। तुम्हारे साथ एक केस ही तो किया है। एक तो इस शख्स के लिए हर बात ही मामूली थी। कोई माहीन से इसकी हालत पूछे तो उसकी क्या हालत हो गई थी। चलता हूँ अब, तुम सो जाओ रूम में जाकर और ख्याल रखना अपना। बाज़ल उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। वो माहीन को उसके रूम तक छोड़कर खुद बाहर की तरफ चल पड़ा था, जहाँ से वो ना जाने किस तरह चौकीदार से नज़र बचाकर दीवार फलांग कर अंदर घुसा था। ये सच था कि माहीन के दिल में बाज़ल के लिए कोई अनजाना सा एहसास पैदा हो चुका था, और ये भी हकीकत थी कि बाज़ल की आंखों में जगमगाते आंसू देखकर उसको तकलीफ हुई थी। वो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। अगर बाज़ल ने उसके घर रिश्ता भेजा तो उसके बाबा तो बाज़ल की जान ले लेंगे। वो कभी भी माहीन को ऐसे शख्स के साथ रुखसत नहीं करेंगे जिन्होंने इनके ख़ानदान की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर के रख दी। और अगर माहीन को खुला मिल जाती है तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी? ये सब बातें सोचने वाली थीं। अब आगे का क्या सोचा है आपने? क्या करना है इस लड़के के साथ? साइमा ने मज़हर साहब से माहीन के मुतल्लिक बात शुरू की। वो शख्स मेरे सामने तो है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है खबीस इंसान। मज़हर साहब को उसके जिक्र से ही शदीद गुस्सा आ गया था। अगर वो मिल गया तो क्या करेंगे आप? साइमा बेगम ने मुमकिना हालात पर गौर किया। इससे खुला का मुतालबा करूँगा। ज़ाहिर है ऐसे इंसान के साथ रुखसत तो नहीं कर सकता ना अपनी बच्ची को। क्या ये ज़रूरी है कि माहीन की बार बार शादी ख़त्म हो? साइमा ने किसी ख्याल के तहत पूछा। क्या मतलब? मज़हर साहब ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हम माहीन को उसी शख्स के साथ रुखसत कर दें जिससे उसका निकाह हुआ है? साइमा बेगम ने डरते हुए पूछा कि कहीं इस बात से मज़हर गुस्से में ना आ जाए। तुम्हारा दिमाग ठीक है साइमा? ये क्या कह रही हो तुम? मज़हर साहब को मुतवक्को तौर पर शदीद जलाल आ गया था। आप गुस्सा ना करें मज़हर, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचें। माहीन का निकाह हो चुका है और इससे पहले इसकी मंगनी भी ख़त्म हो चुकी है। अब अगर हम उसको तलाक दिलवाएंगे तो आप जानते हैं कितना दुश्वार हो जाता है तलाक याफ्ता औरत के लिए इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना। साइमा बेगम जहाँ दीदा खातून थीं, वो ज़माने की पेचीदगियों को समझती थीं। एक उम्र उन्होंने अकेले अपनी लड़कियों की परवरिश की थी, ज़माने के सर्द व गर्म से बचा के रखा था। अब अगर ये अफताद पड़ ही गई थी तो वो चाहती थी कि उनकी बच्ची इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। जिस लड़के ने एक बार माहीन को अगवा कर लिया था, उसके लिए दूसरी हरकत करना कोई मुश्किल काम ना था। फिर वो किस किस को वजाहतें देती फिरेंगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही था कि उसी शख्स के साथ माहीन को रुखसत कर दिया जाए। लेकिन ये बातें वो मज़हर साहब को कैसे समझा दी, जो कुछ समझने को तैयार ही ना थे। उन्होंने गुफ्तगू यहीं ख़त्म करके फिर किसी और दिन के लिए उठाकर रख दी। माहीन ने आज खुद दोपहर का खाना पकाया था और अभी सबके साथ खाना वगैरह खाकर फारिग होकर अपने रूम में इजी चेयर पर बैठकर कोई इंग्लिश नावल पढ़ने में मगन थी। रामीन यूनिवर्सिटी गई थी, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर साइमा अंदर दाखिल हुई तो माहीन किताब बंद करके उठी। अरे मामा, आप कोई काम था क्या? मुझे बुला लेती। माहीन ने मामा के पास आकर कहा। अरे कोई काम नहीं था बेटा, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि तुमसे बातें करने, तो चली आई। साइमा बेड पर बैठते हुए बोली। माहीन भी उनके साथ ही बैठ गई। तुम तो पहले ही बहुत खामोश तबीयत थी बेटा, लेकिन इस वाक़े के बाद तो बिल्कुल ही गुमसुम रहने लगी हो। साइमा बेगम ने जानबूझकर इस वाक़े को छेड़ा था। माहीन ने चेहरा झुका लिया। माहीन, क्या नाम है उस लड़के का? बाज़ल अहमद। माहीन ने धीरे से जवाब दिया। उसने निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए उसका नाम पढ़ा था। साइमा बेगम ने सर हिलाया। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि उससे तुम्हारी खुला लें। साइमा ने माहीन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ताकि उसके तासरात जांच सकें। क्या तुम भी यही चाहती हो? उन्होंने पूछा। नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं चाहती। माहीन ने एक लम्हे में अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला किया था। जो फ़ैसला वो इन 10 दिनों में नहीं कर पाई थी, वो आज इस वक्त अचानक उसके दिल ने कर डाला था, जिसे सुनकर उसकी मामा को हैरत का शदीद झटका लगा था। क्या कह रही हो माहीन? क्या उसने तुम पर कोई दबाव डाला है? साइमा ने इज़्तिराब के आलम में पूछा। नहीं मामा, उसने कोई दबाव नहीं डाला। ये फ़ैसला मैंने खुद किया है। आप बाबा से बोल दें, मैं खुला नहीं चाहती। माहीन ने मजबूत लहजे में कहा। माहीन बेटा, तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। मैं मुत्तफ़िक हूँ तुम्हारे इस फ़ैसले से। साइमा बेगम को माहीन के इस फ़ैसले से सुकून पहुँचा था, क्योंकि वो ख़ुद भी अपनी बेटी का घर बसाना चाहती थी। अब उनको मज़हर साहब के इस फ़ैसले से आगाह करना था। आज हफ्ते का दिन था, शाम का वक्त था। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार था। बाज़ल अपने रूम में बेड पर उल्टा तिरछा लेटा लैपटॉप पर कोई मूवी देख रहा था। आज उसको 5 दिन हो गए थे माहीन से मुलाकात किए हुए। अभी भी उसके ख़यालात सिर्फ़ और सिर्फ माहीन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे।
जहन से वो चेहरा निकलता ही नहीं था। एकदम से उसने साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और माहीन को कॉल मिलाई। चंद लम्हों बाद कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो माहीन? बाजल ने बेताबी से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। माहीन की मध्यम सी आवाज़ उभरी। क्या कर रही थी? बाजल ने पूछा। कुछ भी नहीं, माहीन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कब आओगी मेरे पास? पता नहीं, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैंने तो नहीं कहा। एक बार आ जाओ फिर बताऊँगा। अगर मैं आपसे शादी ना करूँ तो जान ले लूँगा तुम्हारी। ये शौक भी पूरा कर लीजिए। तुम क्या जानो और कितने शौक दिल में बसाए बैठा हूँ। मतलब पास आओगी तो बताऊँगा ना। इतनी दूर से भी कोई मतलब पूरा होता है? देखते हैं। कोई देखते वेखते नहीं है। 2 मरतबा छोड़ चुका हूँ तुम्हें। उस रात छत पर भी बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। अंदाज़ा है तुम्हें? मैंने नहीं कहा था कि आप मुझसे निकाह करें। शादी के बाद जो कुछ तुम्हारे साथ करूँगा वो भी तुम नहीं कहोगी मुझसे। माहीन की हिम्मत जवाब दे गई थी। बादल मुसलसल शरारत पर आमादा था। मैं कल भेजूंगा अपने मम्मा पापा को तुम्हारे रिश्ते के लिए। प्लीज़ तुम मेरे हक में फ़ैसला दे देना माहीन। बाज़ल ने बहुत मिन्नत भरे लहजे में कहा था। देखूंगी, अल्लाह हाफिज़। माहीन ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। बाज़ल के लिए इतना ही काफ़ी था कि माहीन किसी हद तक उसके लिए राज़ी हो गई थी और आज तो उसने अच्छी खासी बात भी कर ली थी। अब उसके पेरेंट्स को मनाना बाज़ल के लिए आसान था। मज़हर, मुझे आपसे बात करनी है, साइमा ने मज़हर साहब को मुतवज्जो करके कहा, जो इस वक्त रात के खाने के बाद लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। हाँ बोलो, सब खैरियत है? उन्होंने पूछा। जी सब खैरियत है। मुझे माहीन के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। वैसे भी आपके कोई जाने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। मैं चाह रही थी कि इससे पहले ही हम कोई हतमी फैसला ले लें। साइमा ने तमीद बांधी। हाँ ये तो है, तुमने माहीन से इस सिलसिले में कोई बात की? जी, और उसने अपना फैसला सुना दिया है। साइमा बेगम ने आज साफ बात करने की ठान ली थी। क्या कहा माहीन ने? मज़हर साहब ने पूछा। वो चाहती है कि हम उसकी रुखसती उसी लड़के के साथ कर दें जिससे उसका निकाह हुआ है। साइमा ने ये कहकर मज़हर साहब की जानिब देखा। मुझे कतन माहीन से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी। मज़हर साहब ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मज़हर, आखिर इसमें हर्जी क्या है? आप प्लीज़ एक दफ़ा उस लड़के से मिलकर तो देखें, हो सकता है वो अच्छा लड़का हो। साइमा बेगम, अच्छे लड़के इस तरह लोगों की इज्जतों के साथ खेलते नहीं फिरते। मज़हर साहब किसी तरह भी मान के नहीं दे रहे थे। साइमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इनको कन्विंस करे। मामा बाबा, मुझे आप लोगों से बात करनी है। माहीन ने इन दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी और दो टोक बात करने के लिए वो बाबा के पास आई थी। उन्होंने अपना बाजू माहीन के गिर्द फैलाया। बोलो मेरा बेटा, बाबा की जान। मज़हर साहब ने प्यार से माहीन के साथ लगाते हुए कहा। बाबा, मुझे खुला नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें। ये सुनकर मज़हर साहब हैरत से माहीन का चेहरा देखने लगे, जो अपना फैसला खुद सुनाने आई थी। माहीन बेटा, मेरी बात सुनो। मैं मज़हर साहब कुछ कहना चाह रहे थे कि माहीन बोल पड़ी। बाबा प्लीज़, मुझे अपना मज़ीद तमाशा नहीं बनवाना। आप मुझे उसी शख्स के साथ इज्जत से रुखसत कर दें प्लीज़ बाबा। ये कहते हुए माहीन बाबा से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसको रोता देखकर साइमा बेगम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए और मज़हर साहब का दिल भी पिसीज गया। माहीन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मज़हर साहब ने उसका हतमी फैसला मालूम करना चाहा और माहीन ने खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। मज़हर साहब उसका सर थपथपाया। रो मत बेटा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। बस लड़के को बोलना कि मैं उससे पर्सनली मुलाकात करना चाहता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। मज़हर साहब को साइमा ने बताया था कि वक्तन फवक्तन माहीन के पास उसकी कॉल आती है। मज़हर साहब की बात सुनकर साइमा की परेशानी किसी हद तक कम हो गई थी। बाज़ल की दोबारा कॉल आई तो माहीन ने बाज़ल को बता दिया कि बाबा उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर बाज़ल घबरा गया था। अल्लाह जाने वो उसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। उसने माहीन के सामने हामी भर तो ली, लेकिन अब अंदर ही अंदर अजीब व गरीब कैफियत का शिकार हो गया था। उसने सारम से कहा साथ चलने को, लेकिन उस खबीस इंसान ने साफ बाज़ल के मुंह पर इनकार कर दिया था। अब बाज़ल को अकेले तन्हाई अपने ससुर साहब से मुलाकात करनी थी। मुलाकात का दिन और वक्त तय पाया गया और गैर मुतवक्को तौर पर यह मुलाकात कामयाब रही थी। मज़हर साहब ने पहले बाज़ल को ठीक ठाक सुनाकर उसकी 14 तबक रोशन किए। बाज़ल ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती को तस्लीम किया। बाज़ल ने उनको बताया कि उसने अब तक इस कारनामे के बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। तो मज़हर साहब को काफ़ी हैरत हुई। बाज़ल ने उनसे भी दरख्वास्त की कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं, और ये बात तो उनके अपने हक में भी बेहतर थी, वरना ज़्यादा बदनामी तो इन्हीं के हिस्से में आनी थी। बाज़ल से मिलकर मज़हर यज़दानी को एहसास हुआ कि बाज़ल नहायत बेहतरीन शख्सियत का मालिक था। ज़ाहिरी तौर पर भी बेहद पुरकशिश और बातचीत में भी किसी आला ख़ानदान का फ़र्द लगता था। फिर ना जाने उसने ऐसी हरकत क्यों की। बहरहाल बाज़ल से मिलकर उनको काफ़ी हद तक तसल्ली हुई थी। मम्मा, मैंने आपको एक लड़की के बारे में बताया था ना। बाज़ल और उसकी मम्मा टीवी लाउंज में बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब बाज़ल ने मम्मा को मुखातिब करके कहा। चूंकि एतवार का दिन था, अहमद साहब अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे और घर पर वो दोनों माँ बेटा थे। हाँ बेटा, लेकिन तुमने उसका एड्रेस नहीं बताया था, फिर हम रिश्ता लेकर कैसे जाएंगे उसके घर?
आमना आफिंदी ने चाय की सिप लेते हुए पूछा। हाँ मम्मा, मैं वही बता रहा था आपको। ये रखें, इस पेपर पे उस लड़की के घर का एड्रेस और उसके वालिद साहब का फ़ोन नंबर लिखा है। आप पापा से बोलें कि वो वहाँ जाने से पहले इनको कॉल करके बता दें। बादल ने पॉकेट से एक चिट निकाल कर मम्मा के सामने रखी। मैं तो कल ही जाऊँगी तुम्हारे पापा के साथ। बहुत ज़्यादा शौक है मुझे इस लड़की को देखने का, जो मेरे चाँद से बेटे की नज़रों में समाई है। आमना के चेहरे से खुशी छलक रही थी। बादल मुस्कुराकर रह गया। उसे अंदाज़ा था कि उसकी माँ को उसकी शादी का कितना अरमान है। ज़ाहिर है हर माँ को ही होता है। माहीन बेटा, कहाँ हो तुम? साइमा माहीन को ढूंढती हुई किचन तक आई। फिर माहीन को देखा जो नसीबा के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। रामीन का आज लास्ट पेपर था, तो इस खुशी में वो सब जाते हुए माहीन से चंद अपनी फेवरेट डिशेस की फरमाइश कर गई थी। इसलिए माहीन रामीन के आने से पहले ही जल्दी जल्दी सब डिशेस तैयार करने में लगी थी, क्योंकि रामीन को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। अरे तुम यहाँ हो, इधर आओ मेरे साथ। वो माहीन का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले गई। असल में वो नसीबा के सामने इस तरह की कोई बात नहीं करना चाह रही थी। जी मामा बोलें, क्या बात है? किचन से बाहर आकर माहीन ने पूछा। माहीन बेटा, तुम्हारे पापा के पास बादल के वालिद साहब की कॉल आई थी। वो आज शाम में तुम्हारे रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं और तुम्हारे बाबा ने उनको बुलाने के लिए हामी भर ली है। मामा, इतनी भी क्या जल्दी है उनको बुलाने की? माहीन घबरा सी गई। तुम्हें पता तो है माहीन, तुम्हारे बाबा को कुछ दिन बाद वापस कुवैत जाना है। वो कब तक अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में बैठे रहेंगे? साइमा बोली, ठीक है मामा, जैसे आप लोगों की मर्जी। तुम नसीबा के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी भी देख लेना। रामीन भी यूनिवर्सिटी से आकर तुम्हारी हेल्प कर देगी। मैं जब तक सफाई वगैरह देख लूँ। साइमा हदायत देकर चली गई। उफ, ये मामा को इतनी खुशी किस बात की हो रही है, जैसे वो भूल गई हो सब कुछ। माहीन सोच कर रह गई। उसने अलग बादल को तंग करने का इरादा किया हुआ था। साइमा बेगम ने बादल के माँ बाप का बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। अलबत्ता मज़र साहब थोड़े उखड़े उखड़े से बैठे थे। रामीन भी आमना बेगम के साथ बैठी महवे गुफ्तगू थी। आमना को ये शौक सी चंचल लड़की अच्छी लगी। हंसी मजाक प्यारी प्यारी बातें करती हुई, रामीन बेटा जाओ, माहीन को ले आओ। साइमा ने रामीन को मुखातिब करते हुए कहा तो वो उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रामीन माहीन का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई तो आमना की नज़रें माहीन के हसीन चेहरे पर जमकर रह गईं। इतनी प्यारी लड़की उनके बेटे ने पसंद की थी। वो चिराग लेकर निकलती तब भी ऐसी खूबसूरत नरमो नाजुक लड़की इनको ना मिलती। आमना ने उठकर माहीन को गले लगाया, उसके रुई जैसे गालों गुलाबी गालों पर प्यार किया और उसको साथ लेकर सोफे पर बैठ गई। अहमद आफिंदी को भी अपनी बेटी की चॉइस पसंद आई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। आमना तो माहीन के वारी सदके जा रही थी। इनके हर अंदाज से माहीन के लिए पसंदगी झलक रही थी। इनका बस नहीं चल रहा था आज ही इस फूल जैसी बच्ची को अपने घर की जीनत बना ले। माहीन इनकी इस कदर मोहब्बत और तवज्जो से झींपी जा रही थी। ऊपर से रामीन की शरारती मुस्कुराहट माहीन को बौखलाए दे रही थी। भाई, हमें तो ये बच्ची बहुत पसंद आई है। अब आप लोग बता दें कि आप कब तक हमारे बेटे को देखने घर तशरीफ़ ला रहे हैं। आमना बोली तो मज़हर साहब अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गए। कुछ ऐसा हाल माहीन का भी था। चेहरे पर बेजारी के आसार नुमायां हो गए थे, जिस पर उसने जल्दी ही काबू पा लिया था। ये तो अच्छी बात है कि आपको माहीन पसंद आ गई। अब आप लोग जब कहें हम तशरीफ़ ले आएंगे। साइमा ने खुश अखलाकी के तमाम तकाजे पूरे कर रही थी, क्योंकि हकीकी मानों में वो खुश थी कि उनकी बेटी इज्जत के साथ अपने घर होने जा रही थी। फिर दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहे, इनको परवाह नहीं थी। अरे तो ऐसा करें, आप लोग कल ही तशरीफ़ ले आएँ। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। माशाअल्लाह से लाखों में एक है वो। बहुत ही तमीज़दार और फर्माबरदार बेटा है मेरा। थोड़ा लाउबाली सा है, लेकिन शादी के बाद इंसान में खुद ही जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है। आमना बेगम अपनी औलाद की शान में कसीदे पढ़ रही थीं। माहीन ने उसको घुर कर देखा, तब जाकर वो लाइन पर आई थी। अभी इनको पता चल जाए कि इनके तमीज़दार बच्चे ने क्या गुल खिलाया है तो ना जाने क्या हशर करें उसका। माहीन ने जलकर सोचा। सब बैठे हुए बातचीत कर रहे थे जब नसीबा ने खाला लग जाने की इत्तला दी। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, हम तो बस अपनी बेटी को देखने आए थे। आमना ने प्यार से उसका हाथ थामा। तकल्लुफ़ की क्या बात है, तो वैसे भी डिनर का टाइम है, हमें अच्छा लगेगा आप लोग आज हमारे साथ खाना खाएं। साइमा बेगम ने इसरार करके इनको खाने की टेबल पर बिठाया। खाने के दौरान भी हल्की फुल्की बातचीत होती रही। साइमा बेगम आमना और इनके शौहर के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई थीं। इनको तसल्ली थी कि इनकी बेटी अच्छे तहजीबी याफ्ता और पढ़े लिखे घराने की बहू बनने जा रही है। मज़हर साहब तो वैसे ही बादल से मिलकर दिल ही दिल में मुतासिर हुए थे, लेकिन अब उसके वालिदैन से मिलकर इनके सारे शको शुबहात दूर हो गए थे। रामीन को भी अंकल आंटी से मिलकर खुशी हुई थी। वो दुआ गो थी कि उसकी प्यारी बहन अपने ससुराल में सदा खुशो आबाद रहे। मज़हर यज़ानी और साइमा रस्मी तौर पर बादल के घर तशरीफ़ ले गए थे। साइमा बेगम ने जब बादल को देखा तो उनको माहीन की किस्मत पर रश्क आया था कि अल्लाह ने बहुत हीरा लड़का उसके नसीब में लिखा था। वो बादल से मिलकर बहुत खुश हुई थी।
बाज़ल को देखकर इनको एहसास हुआ था कि माहीन ने खुला से इनकार करके बर वक्त अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन फ़ैसला लिया था, वरना मज़हर साहब ऐसी संगीन गलती करने जा रहे थे जिसका अज़ाला शायद मुमकिन ना होता। बाज़ल जब तक सबके दरमियान बैठा रहा मुस्तकिल सर झुकाए रहा, क्योंकि वो शर्मिंदा था अपनी हरकत पर, और उसकी माँ बाप को तो इल्म तक ना था कि वो क्या कर बैठा था। वो मज़हर यज़दानी का बेहद ममनून था कि उन्होंने उसके एक इंतहाई गलत इक़दाम को राज रखा था। बाज़ल ने अपनी मम्मा को पहले ही कह दिया था कि शादी की डेट भी आज ही फिक्स कर लीजिएगा, और मज़हर साहब के लिए भी मुनासिब था क्योंकि इनको रुखसती के बाद वापस भी जाना था। बाहिमी मशवरे के बाद 10 दिन बाद की तारीख तय पा गई। खुशी का मौका था। आमना ने मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाया। इस तरह एक और मरहला तय पा चुका था। घर आकर साइमा बेगम ने खुशी की खबर माहीन और रामीन को सुनाई तो रामीन खुशी से माहीन के गले में झूल गई और बेसाख्ता माहीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। अरे पागल तो नहीं हो गई हो, क्यों रो रही हो, ये तो खुशी का मौका है। साइमा ने उसको घूर कर कहा, मामा मैं आप लोगों से दूर जाकर कैसे रहूंगी, माहीन ने रोते हुए कहा, और रामीन हंस पड़ी। बेटा तुम रुखसत तो हो जाओ, फिर देखना अपने मियाँ के साथ रहकर ज़रा सी भी याद नहीं आएगी तुम्हें हमारी, रामीन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, और माहीन झींप गई। परेशान मत हो माहीन, वो बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, मामा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। अच्छे लोग होते तो मेरे साथ ऐसा करते, माहीन ने सोचा, लेकिन ना कह सकी। वो बार बार मामा के सामने इन बातों का जिक्र करके उनको अफसरदा नहीं करना चाहती थी, सो खामोशी ही बेहतर थी। माहीन लोगों की तरफ शादी के इंतजामात तकरीबन मुकम्मल ही थे, क्योंकि माहीन की शादी पहले ही हमजा से जो होने वाली थी। अलबत्ता अहमद आफिंदी और इनकी बेगम आमना आफिंदी को बहुत ही मुख्तसर वक्त में नए सिरे से ज़्यादा और बेहतरीन तैयारी करनी थी। बाज़ल को शादी से पहले माहीन से रब्ता करने से मज़हर साहब ने मना कर दिया था, इसलिए वो दीवानों की तरह इधर उधर चक्कर काटता रहता था। ऑफिस जाता तब भी सारा ध्यान माहीन की तरफ लगा रहता। इसको अपनी शादी के वाले दिन का नहायत बेसब्री से इंतज़ार था। माहीन से रूबरू मुलाकात जो होनी थी, फिर तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की दस्तरस में रहने वाली थी, वो भी हमेशा के लिए। बाज़ल बस यही बातें सोच सोच कर खुश होता रहता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसको गिन गिन कर बाज़ल के दिन कट रहे थे। मज़हर साहब ने अपने बहुत ही मुख्तसर मेहमानों को शादी पर मदऊ किया था। सारम पूरे वक्त बाज़ल के साथ चिपका रहा, जैसे बाज़ल की शादी माहीन से नहीं बल्कि सारम से हो रही हो। बाज़ल और माहीन का निकाह दोबारा पढ़ाया गया और फिर माहीन माँ बाप की दुआओं के साथ रुखसत होकर बाज़ल अहमद के घर आ गई। मैंने उससे जुदा होकर भी देखा है, मोहब्बत बढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। माहीन फूलों से सजे बेड पर बैठी नज़रें घुमा घुमा कर कमरे का जायज़ा ले रही थी। काफ़ी बड़ा कमरा था और कमरे को गुलाब के फूलों से इस तरह सजाया गया था कि जिस कमरे की एक एक चीज़ फूलों से ढक दी गई हो। जहाज़ी साइज़ बेड के चारों तरफ तरह तरह के फूलों की सेज बनाई गई थी और सजाने वाले ने कमाल महारत और बड़ी मेहनत से ये काम सरअंजाम दिया था। माहीन ने थकन से आंखें बंद करके खोली। उसने टांगें सीधी करके टेक लगाना चाही थी, इतने में कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाज़ल अंदर दाखिल हुआ और कमरे को लॉक करके बेड की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो माहीन? बाज़ल बेड पर माहीन के करीब ही बैठ गया और जी भरकर उसको अपनी नज़रों के रास्ते से दिल में उतारने लगा। डीप रेड कलर के शरारे में माहीन की गोरी रंगत जगमगा रही थी। गहरे मेकअप ने उसके चेहरे के एक एक नक्श को मज़ीद उजागर कर दिया था। माहीन बेतहाशा कातिलाना हुस्न की मालिक थी, तभी तो बाज़ल अहमद आफिंदी को अपने ऊपर अख्तियार ना रहा था। माहीन बाज़ल की बात का कोई भी जवाब दिए बगैर अपना शरारा समेट कर बेड से उतरने लगी कि बाज़ल ने हैरत से उसकी कलाई थाम ली। कहाँ जा रही हो माहीन? बाज़ल ने उसको खड़ा तक होने नहीं दिया था। हाथ छोड़े मेरा, माहीन ने दबे दबे गुस्से से कहा। माहीन क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बाज़ल उसके बदले बदले तेवर देखकर ठटक गया। माहीन के चूड़ियों से भरी कलाई अभी तक बाज़ल के हाथ में थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, आप हाथ छोड़े मेरा, माहीन ने गुस्से से कहा और बाज़ल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक इसको हुआ क्या है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके तयशुदा प्लान के मुताबिक हो, माहीन ने कड़े तेवरों से कहा। उफ़ मेरे खुदाया, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की इस वक्त अपना बदला लेगी जब मैं इसकी कुर्बत हासिल करने के लिए मरा जा रहा हूँ। बाज़ल ने अपना सर पीट लिया था। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि माहीन की तरफ से बाजी इस तरह और इस वक्त भी पलटाई जा सकती है। यह हकीकत है कि बाकी सारे मामलात तय करने में बाज़ल का कोई ख़ास दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर अब बाजी उसके हाथ से निकलकर माहीन के हाथ में आ चुकी थी। मैं चेंज करने जा रही हूँ। माहीन झटके से अपना हाथ छुड़वा कर उठी थी। इतनी जल्दी क्यों माहीन, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। बाज़ल बेचैन हुआ था, लेकिन माहीन अनसुनी करके ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी। उफ़ यार, अब क्या करूँ? क्या माहीन ने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया? बाज़ल बेड पर बैठा सोच रहा था और माहीन का ड्रेसिंग रूम से निकलने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर बाद माहीन चेंज करके बाहर आई। रेड कलर के कॉटन के एम्ब्रॉयडरी सूट में माहीन दिल में उतर रही थी। मेकअप साफ करने के बावजूद चेहरे पर
मेकअप के कुछ असरात बरकरार थे, जिससे चेहरा मजीद दिलकश लग रहा था। माहीन बेड के करीब आई जहां बादल टेक लगाकर बैठा हुआ था। माहीन ने दूसरी साइड पर रखा हुआ तकिया उठाया और सोफे पर बैठ गई। बादल का दिल धक से रह गया। इसको माहीन से इस हरकत की उम्मीद ना थी। वो तो इंतजार कर रहा था कि माहीन करीब आए तो वो किस तरह प्यार मोहब्बत से उसको समझाने बुझाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। माहीन यार इधर आकर मेरी बात तो सुनो, बादल कहते हुए अपनी जगह से उठा। तब तक माहीन बादल की तरफ से करवट बदल कर लेट चुकी थी। बादल ने माहीन पर झुककर उसके शाने पर हाथ रखा। माहीन के जिस्म में करंट दौड़ गया। प्लीज़ बादल, मुझे हाथ मत लगाएं, या आप चाहते हैं कि मैं इस कमरे से भी बाहर निकल जाऊं? माहीन ने बादल का चेहरा देखे बगैर कहा और बादल ने अपना हाथ दूर कर लिया और लब भींचता हुआ खामोशी से चेंज करने चला गया। अगली सुबह 8 बजे जब माहीन ने कहा बाहर निकली तो बादल को हनूस गहरी नींद में सोता हुआ पाया। पता नहीं यहाँ के लोगों की सुबह कितने बजे होती है, माहीन ने सोचा था, क्योंकि उसको अपने घर में सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ने की आदत थी। आज भी उसने फजर की टाइम पर उठकर पहले नमाज पढ़ी और फिर रात के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह सेट करके अलमारी के लॉकर में रखी। उसके बाद शावर लेने वॉशरूम में घुस गई। उसने शॉकिंग पिंक कलर की खूबसूरत सी घेरदार फ्रॉक जेबेतन की थी, जिसके बॉर्डर और गोल गले पर वाइट नगों का काम बना हुआ था और साथ चूड़ीदार पाजामा था। ये कलर माहीन पर बहुत सूट कर रहा था, जैसे उसके लिए ही बना हो। उसने अपना दुपट्टा सोफे की पुश्त पर फैलाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हल्का फुल्का मेकअप करने लगी, क्योंकि रामीन ने कहा था कि वो लोग सुबह नाश्ता लेकर जल्दी आएंगे। जब ये माहीन अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही थी, गीले रेशमी बाल कमर पर बिखरे हुए थे। बादल की आंख खुली तो वो कोहनियों के बल थोड़ा उठकर सोफे की जानिब देखने लगा। वहाँ माहीन को ना पाकर कमरे के अतराफ में निगाहें दौड़ाई तो बेड की बाएं जानिब माहीन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई नजर आई। बादल की तरफ माहीन की पुश्त थी, लेकिन बादल को शीशे में माहीन का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। मगर माहीन ना जाने किन सोचों में गुम थी। उसको खबर ही ना हुई कि दो भूरी गहरी आंखें टिकटिकी बांध कर उसके हसीन हुस्न को दीदार कर रही हैं। बादल की निगाहें मुसलसल माहीन के चेहरे और जिस्म का तफाफ कर रही थीं। माहीन की चूड़ियों की छन छन कमरे के सन्नाटे में मजीद इर्ताश पैदा कर रही थी। एक बार फिर बादल को अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल लग रहा था। माहीन की नज़र बादल पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक कर दुपट्टे से बेनियाज पूरी की पूरी बादल की तरफ घूम गई। बादल कोहनियों के बल लेटा हुआ उसी की जानिब देख रहा था। उफ, ये चेहरा और क़यामत ढाता जिस्म। बादल की नज़रें माहीन के जिस्म के आर पार हो रही थीं। माहीन ने घबराते हुए जल्दी से सोफे पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और उसको अपनों शानों के गिर्द फैलाया। बादल को उसकी घबराहट लुत्फ दे रही थी। वो बेड से उठा और सीधा माहीन के सामने आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से माहीन की हद से ज़्यादा करीब आया और माहीन घबराकर खड़ी हुई और ड्रेसिंग टेबल से लग गई। ओह, आप तैयार हो जाए, वो आ रहे हैं। बुखलाहट के मारे मुंह से कुछ कुछ अल्फाज अदा हो रहे थे। कौन आ रहे हैं? बादल ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा और दाएं हाथ की उंगली की पुश्त से माहीन के रुई जैसे गालों को सहलाया। माहीन की जान हवा हो गई थी। उसके जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगी। वो रामीन कह रही थी आने को। माहीन बाकायदा हकलाने ही लग गई। रात में जितनी कॉन्फिडेंस से माहीन ने बादल को इनकार किया था, वो सारा कॉन्फिडेंस इस वक्त किसी झाग की तरह बैठ गया था। क्यों, कोई काम था क्या उससे? बादल ने शरारत से पूछा। उंगलियां हलूस माहीन का गाल सहला रही थी। नहीं, काम नहीं था। वो नाश्ता लेकर शायद आना था उसको। माहीन ने बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। नाश्ता किसके लिए? बादल की उंगलियां चेहरे से होती हुई माहीन की सुराहीदार गर्दन पर जा ठहरी। अब तो माहीन का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। उसका हलक तक खुश्क हो चुका था। मेरे लिए। माहीन के होशो हवास ही गुम हो चुके थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है। सिर्फ तुम्हारे लिए? और मैं क्या खाऊंगा? बादल की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मेरा मतलब था कि आपके लिए भी। उफ, ये किस मुसीबत में फंस गई आज मैं। बादल की बेबाक निगाहें माहीन के जिस्म में पेवस्त हुई जा रही थीं। ऊपर से उसकी इस दर्जा कुर्बत की वजह से माहीन का दम अटका हुआ था। बादल को लंबा सा खींचा। माहीन की लंबी सायादार पलकें लरज रही थीं। उससे बादल की सिर्फ निगाहें उठाकर देखा भी नहीं जा रहा था। बादल का हाथ गर्दन से होता माहीन की कमर पर टिक गया। अच्छी लग रही हो, बादल ने सरगोशी की। फिर उसका दायां हाथ अपने हाथों में लेकर उस पर अपनी चाहत और मोहब्बत की मोहर सब्त कर दी। शर्म के मारे माहीन के तरोताज़ा चेहरे पर गुलाबियां सी बिखरने लगीं। बादल मबहूत होकर उसके चेहरे पर खिलने वाले शर्मो हया के रंग देख रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो बादल, जो अपनी सुध-बुध खो चुका था, अपने होशो हवास में लौटा और तेजी से वॉशरूम में घुस गया। माहीन भी एकदम सीधी हुई, दुपट्टा सर पर लिया और बेतरतीब धड़कनों को संभाल कर दरवाज़ा खोला तो सामने आमना बेगम थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, माहीन सलाम करते हुए बोली। आमना बेगम ने सलाम का जवाब देते माहीन का चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके माथे पर बोसा दिया। वालेकुम सलाम बेटा, और ये आंटी वांटी का तकल्लुफ़ छोड़ो और मुझे बादल की तरह मम्मा कहने की आदत डालो।
आमना ने उसे प्यार से घूरा। माहीन ने आहिस्तगी से सर हिला दिया। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें नजर बद से महफूज रखे और सदा सुहागन रहो। आमना ने उसका चेहरा थपथपाया। वो झींक सी गई। ये बादल कहाँ है? आमना ने कमरे में नजरें दौड़ाई। मम्मा वो वॉशरूम में है, माहीन ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, बादल से कहना कि जल्दी तैयार हो जाए, तुम्हारी मामा का फ़ोन आया था, वो कह रही थी रामीन अपनी कुछ कज़न्स के साथ नाश्ता लेकर निकलने वाली है बस। आमना ने कहा। जी मम्मा, माहीन ने आमना से कहा और उसके बाद आमना माहीन को प्यार करते हुए बाहर निकल गई। माहीन ने इनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ, ये बादल को अचानक क्या हो गया था? रात में तो सही थे। माहीन की सांसें अब तक हमवार नहीं हुई थीं। वो जो रात को सोच रही थी कि बादल से ठीक ठाक बदला लेगी, उसके इतना करीब आने पर अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। बादल नहाकर वॉशरूम से निकला तो सिर्फ एक ट्राउज़र में मलबूस था। एक कांधे पर टॉवल लटका था जिससे वो बाल और बदन का पानी खुश्क कर रहा था। बगैर शर्ट के इसका कसरती जिस्म मज़ीद नुमायाँ हो रहा था। वो गुनगुनाता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ, माहीन के अक्स को तक रहा था। माहीन से नज़र उठाना महाल हो गया। बादल को दिल ही दिल में उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। वो शरारती आंखों से माहीन को ही देख रहा था। कौन आया था? बादल ने पूछा। वो मम्मा थी, माहीन ने नज़रें ज़मीन पर जमाते हुए कहा। क्या कह रही थी? वो कह रही थी जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाए, रामीन लोग आते होंगे। माहीन ने इस दफ़ा संभल कर जवाब दिया। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे, कपड़े चेंज करके आता हूँ। बादल ने उसको मज़ीद तंग करने का इरादा मुलतवी करते हुए ड्रेसिंग रूम का रुख किया। थोड़ी देर बाद वो कल्प लगे सफ़ेद शलवार कमीज़ में बाहर निकला तो माहीन उसको देखती रह गई। बादल शलवार कमीज़ में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। चलें, बादल ने माहीन के पास आकर पूछा और फिर वो और माहीन आगे पीछे चलते बाहर निकल आए। नाश्ते से फारिग होते 11 बज गए थे। माहीन अपना बैग और चादर लेने कमरे में आई तो बादल भी उसके पीछे आ गया। माहीन सुनो, बादल ने पुकारा और माहीन अपनी चादर हाथ में लेकर उसकी तरफ पलटी। जी, मैं शाम 5 बजे तक लेने आऊँगा तुम्हें, तुम रेडी रहना। बादल ने कहा। मैं आज रात मामा की तरफ ही रुकूंगी। माहीन ने नहायत आराम से इत्तला दी। क्यों माहीन, वहाँ क्यों रुकोगी तुम? बादल बेचैन हो गया था कि अब ये कोई नई कहानी ना शुरू कर दे। कल वापस आ जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 5 बजे आऊँगा तुम्हें लेने और तुम मेरे साथ ही वापस आओगी। बादल जितना उसकी कुर्बत के लिए मर रहा था, माहीन उतना ही उसको तड़पा रही थी। नहीं तो ठीक है, फिर अभी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भेज दो अपने घर वालों को, बादल ने सख्ती से कहा। क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगी अभी रामीन के साथ ही। माहीन ने बिदू जवाब दिया। माहीन मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ। बादल को गुस्सा आ गया। क्या मैंने कुछ बर्दाश्त नहीं किया? माहीन ने ज़ब्त से पूछा। माहीन क्या कर रही हो? कितना टाइम लगेगा? गाड़ी में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रामीन ने बाहर से आवाज़ लगाई और माहीन ने दरवाज़ा खोला तो रामीन अंदर आ गई। बादल खुद को कंपोज कर चुका था। ओहो, यहाँ दुल्हा भाई से अलविदाई मुलाकात हो रही है, रामीन ने दोनों को छेड़ते हुए कहा। अरे कहाँ साली साहिबा, आपकी बहन ने हमें इस काबिल ही कब समझा है? बादल ने तंज किया, जो सिर्फ माहीन को ही समझ आया। है क्या मतलब बादल भाई? रामीन ने बादल से पूछा। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? चलो बाहर, मैं भी आ रही हूँ। माहीन ने उसको बाहर की तरफ धकेला और बादल को इग्नोर करके खुद चादर ओढ़कर बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। बादल हमन्नों की तरह अपना सा मुंह लेकर रह गया। मतलब एक दिन के लिए दुल्हा की कोई वैल्यू ही नहीं। इंसान चाहते हुए खुदाफिज ही कह देता है, लेकिन नहीं, बेगम साहिबा को कौन समझाए। एक तो हमने उनके लिए इतने पापड़ बेले और फिर सज़ा भी हम ही को मिली। ये कहाँ का इंसाफ है? बादल अपने आप ही ऊट पटांग बातें सोचे जा रहा था। माहीन को इस कमरे में वक्त गुजारे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे की कोई बहुत कीमती चीज़ गायब हो गई। कमरा खाली खाली सा लगने लगा था। और बादल साहब का क्या कहना, जो अभी से माहीन की जुदाई में उदास हो गए थे। पता नहीं शाम तक का वक्त कैसे कटेगा। कैसी है मेरी जान? बाबा ने माहीन को अपने सीने से लगाया। साइमा ने भी उसको गले से लगाकर खूब प्यार किया। मामा, मैंने बहुत मिस किया था आप लोगों को, माहीन ने भराई हुई आवाज़ में कहा। अरे बस बस रहने दो मामा, ये झूठ बोल रही है। ये तो अपने मियाँ को अकेला छोड़कर आने पर राजी ही नहीं थी। वो तो हमने ज़बरदस्ती इसको उठाकर लाए हैं। रामीन ने माहौल खुशगवार करना चाहा, लेकिन उसकी बात से मामा बाबा के सामने माहीन को जो शर्मिंदगी हुई वो सिर्फ माहीन ही जानती थी। ये रामीन की बच्ची भी कहीं भी कुछ भी बोल पड़ती है। माहीन ने गुस्से से रामीन को घूरा, लेकिन रामीन ने नज़रअंदाज कर दिया और सब कज़न्स के साथ मिलकर माहीन को अपने कमरे में ले गई। शादी के 2 दिन बाद वलीमे की तारीख तय पाई गई थी। रामीन ने अपनी सारी कज़न्स को शादी से 3 दिन पहले ही अपने घर रोक लिया था, क्योंकि माहीन की रुखसती का सोच सोच कर ही वो उदास हो रही थी, लेकिन मामा बाबा के सामने जाहिर नहीं करती थी, वरना वो दोनों इससे भी कहीं ज़्यादा उदास हो जाते। अब भी वो सबके साथ मिलकर माहीन को तंग करने में मसरूफ़ थी और माहीन बस वहाँ में इनकी बातों का जवाब दे रही थी। असल में उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था और सोच रही थी कि जब बादल ने 5 बजे आने को कहा है तो वो ठीक 5 बजे ही आ जाएंगे। इससे बेहतर था कि वो थोड़ा लेट टाइम बता देती, ताकि वो मज़ीद थोड़ा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजार सकती।
बाज़ल को तंग करने के चक्कर में उल्टा अपना नुकसान ही कर डाला था। 5:15 का वक्त था जब नसीमा ने बाज़ल के आने की इत्तला दी। साइमा ने माहिन को तैयार होने के लिए भेज दिया। जब तक बाज़ल राम इन लोगों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। 15 मिनट में माहिन तैयार होकर आई तो उसको देखकर बाज़ल के जज्बात फिर से डोलने लगे थे। नेवी ब्लू कलर के जॉर्जेट के सूट पे सिल्वर मोतियों का काम बना हुआ था, जो माहिन की गोरी रंगत पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। दुपट्टा सर पर लिया हुआ था और चंद लटें चेहरे के गिर्द झूल रही थीं। बाज़ल को देखकर माहिन ने अपनी नज़रें झुका लीं। बाज़ल भाई बस भी कर दें। रामीन ने बाज़ल को यूं ताड़ते हुए देखा तो और फिर बाज़ल सबके सामने अपनी चोरी पकड़े जाने पर खजल सा होकर सर खुजाने लगा। बाज़ल भाई आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो हमारी बातें भी ख़त्म नहीं हुई थीं। एक तो रामीन की नॉन स्टॉप करती बोलती ज़ुबान, आपको अपनी बढ़िया साली साहिबा, कुछ हमारा भी ख्याल कर लें, हमारी बातें तो अभी शुरू भी नहीं हुई। बाज़ल ने मानी खेज नज़रों से माहिन का सरता पैर जायज़ा लिया। माहिन अपने आप में सिमट कर रह गई थी। बाज़ल बेटा अपनी मम्मा को भी ले आते, सच कहूँ तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खातून है। साइमा ने सच्चे दिल से उनकी तारीफ़ की। जी आंटी, वो तो तैयार थी आने के लिए, लेकिन अचानक पापा के दोस्त आ गए शादी की मुबारकबाद देने, तो फिर उनको घर पर ही रुकना पड़ा। बाज़ल ने बताया। ओहो चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा आना तो उनको ज़रूर लेकर आना। जी श्योर, बाज़ल ने फरमा बरदारी से जवाब दिया। मज़हर साहब की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, कुछ ही बीपी का इशू था, तो वो बाज़ल के आने से कबल वहाँ चेकअप के लिए चले गए थे। बाज़ल काफ़ी देर तक वहाँ बैठा था, इतने में मज़हर साहब भी आ चुके और बाज़ल ने उनसे बगलगिर होकर उनकी खैरियत वगैरह पूछी। माहिन सामने ही बैठी थी और बाज़ल की नज़रें बार बार माहिन की जानिब उठ रही थीं। साइमा बेगम ने इन लोगों को खाना खाने के लिए उठाया। आंटी इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? आपने चाय के साथ ही इतना कुछ सर्व कर दिया था कि अब खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। बाज़ल ने खाने का मना करते हुए कहा, बेटा ये तकल्लुफ़ नहीं है, तुम्हारा अपना घर है और अब तो तुम बेटे हो इस घर के। ऐसा महसूस हो रहा था कि साइमा बेगम हर पिछली बात भुला चुकी हों। मज़हर साहब का भी एकदम नॉर्मल बिहेव था। बाज़ल ममनून निगाहों से इन लोगों का रवैया देख रहा था, जो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसको दामादों वाला प्रोटोकॉल दे रहे थे। खाने से फारिग होकर बाज़ल ने माहिन को चलने का इशारा किया तो माहिन सबसे मिलकर बाज़ल के साथ गाड़ी में आ बैठी। तुम्हारा तो आज रुकने का प्लान था, बाज़ल ने सनग्लासेस आंखों पर जमाते हुए कहा। माहिन के समझ नहीं आया ये तंज था या कुछ और। मेरी मर्जी, माहिन ने बाहर देखते हुए कहा। बाज़ल ने एक नज़र माहिन पर डालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मैं पूछ सकता हूँ आज के क्या इरादे हैं मोहतरमा के? माहिन समझ गई थी कि बाज़ल की बात का मतलब क्या था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आइसक्रीम खाओगी? बाज़ल ने माहिन से पूछा। मुझे घर जाना है, ज़्यादा जल्दी है घर जाने की, याद रखना आज नहीं छोड़ूंगा। बाज़ल ने याद दहानी करवाई और माहिन के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो बेसाख्ता बाहर की तरफ देखने लगी और बाज़ल शरारती मुस्कुराहट के साथ सामने देखकर ड्राइव कर रहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? माहिन ने आमना आफिंदी से मिलते हुए पूछा। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आमना ने माहिन से पूछा था। मम्मा मैं भी आया हूँ साथ, बाज़ल ने मासूम शक्ल बनाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिसको माहिन के सामने आमना फरामोशी कर बैठी थी। उसके बोलने पर हंस पड़ी। हाँ तुम तो मेरी जान हो। मम्मा ने बाज़ल का माथा चूमा। खाना लगवाऊँ तुम लोगों के लिए? आमना ने पूछा। नहीं मम्मा, हम लोग खाकर आए हैं माहिन के घर से, और आंटी आपको बहुत पूछ रही थी, सलाम कहा है उन्होंने। बाज़ल ने आमना को साइमा बेगम का सलाम पहुँचाया। वालेकुम अस्सलाम। बस ये तो उनकी मोहब्बत है, बहुत आला ज़र्फ़ खातून है। जी मम्मा। बाज़ल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वो लोग इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मम्मा पापा कहाँ हैं? बाज़ल ने उनके मौजूद ना पाकर पूछा। उनको कुछ थकन महसूस हो रही थी तो खाना खाकर सोने के लिए लेट गए, मम्मा ने कहा तो बाज़ल ने अस्वात में सर हिलाया। बाज़ल बेटा तुम भी अपने कमरे में जाओ, माहिन भी बहुत थकी हुई होगी, वैसे भी कल वलीमे का फंक्शन है, इसे शाम से पार्लर जाना होगा। अभी जाकर आराम करो और नींद पूरी करो ताकि कल एकदम फ्रेश लगे। आमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोनों को हदायत दी तो वो दोनों अपने कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे में आते ही माहिन चेंज करने घुस गई और बाज़ल सोफे पर विराजमान होकर माहिन का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आई तो बाज़ल सोफे पर से लेटा हुआ था। उठे, यहाँ से मुझे सोना है, माहिन ने कहा। तो अपनी जगह पर जाकर सो जाओ, बाज़ल ने लेटे लेटे जवाब दिया। ये मेरी जगह ही है, माहिन ने याद दहानी करवाई। आपकी जगह वो है बेगम साहिबा। बाज़ल ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ से उठ रहे हैं या नहीं? माहिन तप चुकी थी। नहीं, बाज़ल ने मज़े से कहते हुए मज़ीद टांगें फैलाई। क्या मसला है आपके साथ? हर वक्त आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, ये मेरी जगह है और मुझे यहीं सोना है, माहिन ने गुस्से में आकर कहा। ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम बेड पर सोगी मेरे पास। बाज़ल ने तहम्मुल से जवाब दिया। ठीक है फिर मैं बाहर जा रही हूँ, आप लेटे रहें आराम से। माहिन पैर पटक कर कमरे से बाहर जाने लगी कि अचानक बाज़ल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लिया। उफ़ो माहिन, क्या हो गया है? बाहर जाकर तमाशा बनाओगी क्या? बाज़ल ने उसको रोका, मुबादा वो बाहर नहीं ना निकल जाए। उसके उठते ही
ماہین نے صوفے پر لیٹ کر سر تک چادر تان لی۔ اف، یہ لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ بازل اس کی ہوشیاری پر مسکرا دیا۔ ولیمے کی تقریب شہر کے بہترین اور شاندار میرج ہال میں منعقد ہونا تھی۔ آخر آفندی صاحب کے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ انہوں نے کس قسم کی کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ ماہین کو شام 4 بجے ہی بازل پارلر چھوڑ گیا تھا اور اب سارم کے ساتھ بیٹھا گپیں لگا رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تو اتنی جلدی مجھے بھول جائے گا۔ سارم کے لڑکیوں والے سٹائل سے شکوہ کرنے پر بازل نے اس کو گھور کر دیکھا۔ تو تجھے پالنے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی کیا؟ بازل نے تپ کر کہا۔ تو تیرے ساتھ مل کر بھابھی کو اغوا کرنے کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا تھا۔ سارم نے بھی دو بدو جواب دیا۔ چل اب زیادہ احسان مت جتا۔ بازل نے سارم کی کمر پر ایک مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بتا کہ بھابھی نے تجھے اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیا؟ سارم کو تجسس ہوا۔ کس نے کہا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا؟ بازل نے گہری سانس بھر کر کہا، ہیں کیا مطلب؟ لیکن تم تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہی اپنے پیرنٹس کو راضی کیا تھا اس شادی کے لیے۔ سارم شدید حیرت کا شکار تھا۔ ہاں، اس نے راضی کیا تھا کیونکہ وہ دوسری مرتبہ بھی اپنی شادی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تعلق جیسے بھی قائم ہوا ہو، لیکن وہ اس تعلق کو نبھانا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں نکاح کی بہت اہمیت ہے۔ منگنی بھلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ اس مضبوط زنجیروں کے حصار سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فی الحال مجھے معاف نہیں کیا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بہرحال وہ مطمئن ضرور ہے۔ بازل نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اوہ تو مشکل کیا ہے؟ تم اپنی محبت سے اس کو موم کر دو۔ سارم نے بازل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں بڑا آسان ہے نا؟ بازل نے جواب دیا، ارے میرے دوست اتنا بڑا طوفان سر کر لیا اور یہ ہلکی پھلکی پھوار سے گھبرا گئے۔ سارم نے اس کو ہمت دلائی، طوفان میں تم میرے ساتھ تھے۔ بازل نے کہا، تو تم چاہتے ہو کہ میں ابھی بھی تمہارا ساتھ دوں؟ سارم نے اس کی بات کا الٹا ہی مطلب نکالا، جسے سن کر بازل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چل نکل یہاں سے، دفع ہو جا خبیث انسان، تجھ سے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ بازل نے سارم کی کمر پر ایک ساتھ کئی مکے رسید کیے۔ بھئی میرا کیا قصور؟ تو خود ہی غمزدہ بنا بول رہا تھا مجھ سے۔ سارم نے بمشکل اپنی کمر سہلائی اور بازل کا منہ دیکھا جو اچھا خاصا لٹک چکا تھا۔ اس کا منہ دیکھ کر سارم کے منہ سے ہنسی کا فوارہ ابل پڑا۔ جا رہا ہوں، اب آج ولیمے میں نازل ہو جانا اپنی یہ پھٹکار صورت لے کر۔ بازل ابھی تک تپا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ سارم نے ہنس کر جواب دیا اور پھر بازل اپنے گھر چل پڑا۔ ماہین ڈارک پرپل اور سلور کمبینیشن کی میکسی میں بے پناہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ میکسی میں اس کا لمبا قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اونچی ہیل میں وہ ٹک ٹک کرتی بازل کی کزنز کے ساتھ سٹیج پر چڑھنے لگی تو ماہین کو دیکھ کر بازل کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر ماہین کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماہین نے نظر اٹھا کر بازل کو دیکھا۔ لائٹ گرے کلر کے سوٹ میں بازل کی مردانہ وجاہت خوب نمایاں تھی۔ تھوڑے گھنے بال ترتیب سے پیچھے کر سیٹ کیے گئے تھے۔ ہلکی ہلکی سی داڑھی جو بازل کی گوری رنگت پر خوب ہی سج رہی تھی۔ ماہین نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنا دایاں ہاتھ بازل کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ماہین کو اپنے ساتھ لیا اور پھر وہ دونوں سٹیج پر بیٹھ گئے۔ تقریب میں موجود ہر فرد کی نگاہیں اس چاند سورج کے جوڑے کو سرا رہی تھیں۔ جو بھی دیکھتا وہ ان کی خوبصورتی کے پل باندھنا شروع کر دیتا۔ آمنہ بیگم تو ہر 2 منٹ بعد آ کر ان دونوں کی نظر اتارتے نہیں تھکتی تھیں۔ رامین نے الگ ماہین کو زور و شور سے بھینچ کر مبارکباد دی تھی اور اس کے چہرے کو بے تحاشا چوما تھا۔ پتہ نہیں ہمیں یہ سعادت کب نصیب ہوگی۔ بازل نے حسرت بھری نگاہوں سے رامین اور ماہین کو ملتے ہوئے دیکھا اور اپنا سر جھٹک دیا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو احمد صاحب نے سٹیج پر ہی دولہا دلہن کے لیے کھانا لگوا دیا۔ ماہین سے تو کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن آمنہ بیگم نے بہت اصرار کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو چند نوالے زبردستی کھلائے، کیونکہ شام میں بھی وہ گھر سے پارلر کچھ کھا کر نہیں گئی تھی۔ تقریب کا اختتام ہوا تو مہمانوں کو رخصت کر کے سب اپنے اپنے گھر روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ بازل ایڈونچر کے چکر میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے برابر میں ماہین بیٹھی تھی، جبکہ احمد صاحب اور ان کی بیگم اپنی گاڑی میں گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ احمد صاحب نے بازل کو سمجھایا بھی کہ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلے لے کر جانا کچھ مناسب نہ ہوگا، لیکن بازل کو شوق چڑھا ہوا تھا ماہین کے ساتھ اکیلے جانے کا، تو احمد صاحب نے دھیان سے ڈرائیو کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ ماہین تھک گئی ہوگی تم؟ بازل کو اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنا تھک گئی ہے۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تم نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، جبکہ مما نے اتنا کہا بھی تھا۔ میں نے کھا لیا تھا، ماہین نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ بازل نے اس سے کوئی بات کیے بغیر ماہین کا اپنی گود میں ہاتھ رکھ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ماہین نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن بازل کی گرفت سخت تھی۔ بازل نے ماہین کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، جیسے کبھی بھی نہ چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ ماہین نے دوبارہ مزاحمت کی تو بازل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تو ماہین کا دم ہی نکل گیا۔ آخرکار تنگ آ کر ماہین نے مزاحمت ختم ہی کر دی اور سفر ایسے ہی گزر گیا۔ ماہین
माहिन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी उतार कर अब चेंज करने जा रही थी जब बादल ने पुकारा, जी मेरे पास आओ। बादल ने कहा। माहिन से टपटा गई। मैं चेंज करने जा रही हूँ, माहिन ने कहा, और वो अभी तक वलीमे वाली मैक्सी और मेकअप में थी। माहिन, मैंने कहा मेरे पास आओ। इस दफ़ा बादल का लहजा थोड़ा सख्ती लिए हुए था। माहिन ने समझ नहीं आया कि क्या करे। माहिन, तुमने सुना? माहिन नन्हे नन्हे कदम उठाती बेड पर बादल की सिमत चल दी। बेड के पास पहुंची तो बादल ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने करीब बिठा लिया। कब तक नाराज़ रहने का प्रोग्राम है? बादल ने थोड़ी से उसके झुके चेहरे को ऊपर उठाया। नाराज़ नहीं हूँ, माहिन ने रूठे लहजे में जवाब दिया। नाराज़ नहीं हो तो खामखा, इतना फासला क्या हुआ है मेरे और अपने दरमियान? बादल ने मोहब्बत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। माहिन ने कोई जवाब नहीं दिया। सारी ज़िंदगी मुझे माफ़ नहीं करोगी क्या? बादल के नरम लहजे से पूछने पर माहिन की आंखों से आंसू निकल पड़ा और उसके ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। तुम्हें पाने के लिए ये सब किया था मैंने। मुझे पता है मेरी ये हरकत नाकाबिले माफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे एक मौका दो माहिन, या पूरी ज़िंदगी खुद भी अज़ियत में रहोगी और मुझे भी खुद से दूर रखकर अपनी इतनी बड़ी सज़ा दोगी। बादल उसको प्यार से समझा रहा था। आज यहीं लेटोगी, बादल ने माहिन के आंसू पोंछते हुए कहा तो माहिन ठटक गई। मैं चेंज करने जा रही हूँ। माहिन ने फ़रार की राह अख्तियार करना चाहिए, हिलना भी मत यहाँ से। मगर माहिन ने कुछ कहना चाहा, अगर मगर कुछ नहीं, बस कह दिया मैंने। बादल ने कहते हुए साइड टेबल की दराज से एक मखमली डब्बी निकाल कर खोली। इसमें गोल्ड का एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत नेकलेस सजा हुआ था। पहना दूँ? बादल ने पूछा और माहिन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बादल ने वो नेकलेस निकाला और उसका हुक खोलकर माहिन की गर्दन की जानिब ले गया। माहिन जुज़बुज़ हुई। बादल की उंगलियां माहिन की गर्दन से मस हो रही थीं। बादल को माहिन के चेहरे पर घबराहट के वाज़े आसार महसूस हो रहे थे। वो मुस्कुरा दिया। देखो कैसा लग रहा है? बादल ने माहिन का रुख शीशे की तरफ करके पूछा। बहुत खूबसूरत, थैंक्स। माहिन ने देखा और वो नेकलेस माहिन की सुराहीदार गर्दन पर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। बादल की चॉइस लाजवाब थी। थैंक्स से काम नहीं चलने वाला। तुम्हें पता है ना, अदले का बदला होता है। माहिन ने नासमझी के आलम में बादल को देखा। क्या मतलब? मैं क्या दूँ आपको? उसका पूछना था कि बादल ने पुरइसरार मुस्कुराहट से माहिन का सर से पैर तक जायज़ा लेना शुरू कर दिया। माहिन के दिलो दिमाग में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगीं। वो फ़ौरन ही खड़ी हुई कि अचानक बादल ने माहिन का हाथ पकड़कर उसको अपनी जानिब घसीट लिया। माहिन संभल नहीं पाई और बादल की गोद में जा गिरी। बादल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बादल की इतनी कुर्बत से माहिन के होशो हवास जवाब देने लगे। गर्म सांसें माहिन को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थीं। मैक्सी का दुपट्टा जिसकी पिंस माहिन ज्वेलरी उतारने के साथ ही निकाल चुकी थी, माहिन के गिरने से ढलक कर कदमों में आ गिरा। माहिन शर्म से पानी पानी हो रही थी। कहाँ भागने की तैयारी है अब? बादल ने माहिन के कान में सरगोशी की। मैं माहिन ने कुछ कहना चाहा कि बादल ने अपनी उंगली माहिन के डार्क लिपस्टिक से रंगे होठों पर जमा दी। बादल और माहिन के होठों के दरमियान बादल की उंगली हाइल थी। माहिन से बादल की तरफ देखना दुश्वार हो गया था। माहिन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सही वक्त पर सही तुमसे इनका निकाह कर लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था किसी भी कीमत पर। बादल ने बोझल आवाज़ के साथ माहिन की लरजती पलकों को देखकर कहा और उंगली से माहिन की आंखों को हल्के से छूने लगा। माहिन ने अपनी आंखें बंद करनी। बादल का हाथ ऐसा ऐसा माहिन के चेहरे पर सरायत करता रहा। उसके नैन नकुश को छूता रहा, कभी पलकें, कभी आंखें, कभी होंठ, कभी गाल, और फिर माहिन की सारी आना खुद ब खुद ज़ेर होने लगी। बादल ने नहायत आहिस्तगी से माहिन को थाम कर बेड पर लेटाया। एक हाथ उसकी कमर पर रखकर मोहब्बत से सरशार होते हुए उसके चेहरे को अपने होठों से छूने लगा। बादल, माहिन ने कपकपाते होठों से बादल को पुकारा। बादल की जान, आज अपना आप मुझे दे दो माहिन, मेरी ज़िंदगी, मेरी सांस हो तुम। बादल ने कहा और फिर मोहब्बत ने अपना दामन फैला दिया तो अना का दामन सिमट कर रह गया था। माहिन ने उस रात खुद को बादल के हवाले कर दिया क्योंकि वो बादल की चाहत तो मोहब्बत के आगे हार गई थी।